ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम ले चलते हैं श्यामलम एवं हिंदी साहित्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्यामली उपन्यास रचयिता श्रीमती डॉक्टर सुनीला सराफ के द्वारा रचित श्यामली उपन्यास का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। और श्यामली उपन्यास अपने आप में अनूठा उपन्यास है, जो मानवीय संवेदनाओं को समेटे हुए, संजोए हुए एक अद्भुत कृति है। और ये आप इसको पढ़ें अवश्य, बहुत अच्छा उपन्यास है। इसमें जीवन के स्त्री के रूपों का चित्रण विभिन्न उसमें किया है और 3 पीढ़ियों का चित्रण इसमें मिलता है। बहुत ही सुंदर उपन्यास है। तो उपन्यास से लगता है कि यह चरित्र, जो श्यामली का चरित्र है, वो लेखिका ने स्वयं जिया है और अनुभव किया है। वो बहुत अच्छा उपन्यास है। तो इसी का विमोचन आज कार्यक्रम में हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारी माननीय निधि जैन, संपादक आचरण दैनिक न्यूज़ ने की। और देखिए, आपको हम ले चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम को और दिखाते हैं। आप इसको आनंद अवश्य लें। जय हिंद, जय भारत। वंदना के स्वर संबंधित है तुझे हे माँ। सरस्वती प्रस्तुति दी गई। और अब जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, सम्मानीय अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, तो इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूँगा श्री कपिल बैशाखिया जी, कृपया आए। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती निधि जैन, जो प्रबंध संपादक हैं दैनिक आचरण सागर के, साथ में उनका स्वागत करने के लिए श्रीमती सुनीला सराफ, कृपया। ये सम्मान इसलिए भी कि आप देखिए, जितने भी समाचार पत्र हैं उसमें पुरुष ही प्रबंध संपादक होते हैं। सभी कार्यों से अपनी इस कार्य में शामिल होने की सहभागिता करें। इसके पश्चात मैं डॉक्टर सुश्री सरस सिंह जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा। मोहनी जी को कृपया आए। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सम्मानीय सुश्री सरस सिंह जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। विख्यात लेखिका भी हैं, स्तंभकार भी हैं, और दूसरे लोगों के लिए भी स्तंभ में कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। ऐसी डॉक्टर पहले नहीं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा कवियत्री श्रीमती ज्योति जोड़े जी को, कृपया आए। और आज के इस कार्यक्रम में समीक्षक के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, संपादक हैं साहित्य सरस्वती की, साथ ही शिक्षिका है डॉक्टर विश्वविद्यालय में, उनका स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है श्रीमती निरंजना जैन, कथाकार एवं समालोचक। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर चंचला दुबे, कृपया आए और माल्यार्पण से उनका स्वागत करने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु, जिन्होंने श्यामली वर्ष उपन्यास को हम सबके बीच में दिया, जो पारिवारिक भी है, महिलाओं के विमर्श का भी एक केंद्र है, ऐसे उपन्यास का विमोचन यहाँ पर हुआ है। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्री प्रियम मिश्रा, जो संस्मरण लेखक हैं, सेवानिवृत्त असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के लिए आए। और श्रीमती सुनीला सराफ जी का स्वागत करने का कष्ट करें।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये सम्मानीय उमाकांत जी से भी हमारी बात हुई थी। एक सम्मान कार्यक्रम श्रोताओं के लिए आयोजित हो, जो निरंतर जो है कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हैं, ना केवल उपस्थिति देते हैं, समर्पण भाव से समय देते हैं। तो इनके लिए भी एक अपने लिए ताली बजा लेना है। और कार्यक्रम की इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानित श्री संतोष पाठक जी, जो श्यामदन संस्था के सह सचिव हैं। कृपया स्वागत भाषण के रूप में अपनी बात हम सभी से करने का कष्ट करें। सम्मानित श्री संतोष पाठक जी हैं, जो कौन बनेगा करोड़पति में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। नमस्कार सभी लोगों को। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हम उपन्यास श्यामली के विमोचन के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और विभूतियों से, महिला विभूतियों से सजा हुआ हमारा मंच है। बढ़िया श्रोता हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मंच पे उपस्थित जो विदुषी महिलाएं हैं, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, लेकिन मैं एक बार फिर इस परिचय की औपचारिकता को प्रारंभ करता हूँ। हमारे सामने मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती निधि जैन जी हैं, जो आचरण की संपादक है। हमारे सामने शरद सिंह जी है। अभी उनके साहित्य पे एकाग्र कार्यक्रम हम लोग विगत दिनों करके उठे हैं और मुझे उसी दिन पता चला कि उनकी 59 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हमारे सागर के लिए बड़े गर्व की बात है। समीक्षा के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी उपस्थित हैं, जो विश्वविद्यालय में आचार्य है, और उनकी समीक्षा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मैं खुद भी जो है उससे बड़ा चकित रहता हूँ और उनको सुनने के लिए लालायित रहता हूँ। और बड़ी रस भरी उनका वक्तव्य होता है कि वो बहुत अच्छी समीक्षा करती हैं। मैं किन शब्दों में उनका बयान करूँ, वो हमारे बीच में उपस्थित है। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती निरंजना जैन है, कहानीकार है, उपन्यासकार है। आप हम सबके बीच की वो भी है। आप सभी लोग खूब अच्छे से उन्हें जानते हैं। लगातार उनसे मिलना और परिचय अपना होता रहता है। उनकी कविताओं के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह में विभूतियों से भरी हुई इस सभा को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पधारे। निश्चित रूप से डॉक्टर अमर जैन ने जो कहा कि आप लोगों का एक स्वागत कार्यक्रम होना चाहिए, सम्मान कार्यक्रम, ये निश्चित रूप से सागर के लिए बहुत बड़ी बात है कि सभी साहित्यकार, सभी सुधीजन हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और पूरे मनोयोग के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय संतोष पाठक जी। ये श्यामदन संस्था जो है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लोगों को उत्साह देने का काम करती है। लोग कार्यक्रमों का इंतजार करते हैं और चाहते हैं कि इसमें निरंतर सहभागिता उनकी हो। कार्यक्रम के अगले सोपान में मैं डॉक्टर सुनील सराफ जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके लिए श्यामदन की ओर से बधाई देता हूँ। मैं भूल जाता हूँ बताने, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पाया था। क्षमा याचना के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कुछ नहीं लिखा गया। अभी सारा साहित्य उनके ऊपर लिखने का एक क्रम बचा हुआ है। उसी क्रम में एक छोटी सी बानगी श्यामली के रूप में सम्मानीय सुनील सराफ जी ने लिखी है और उसी कृति का विमोचन जो है सम्मानीय मंच द्वारा किया जा रहा है। तो अगले सोपान में मैं सम्मानीय उमाकांत जी मिश्र जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर बैसाखिया जी, कि कृपया श्यामली पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम यहाँ पर करने का कष्ट करें। इस्तेमाल करके इस सभागार को गुणगान करें।
लेखिका का अभिनंदन श्यामलन संस्था द्वारा किया जा रहा है। अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं कवि श्री मुकेश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अभिनंदन पत्र का वाचन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमती सुनीला सराफ के अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं आपके सम्मुख हूँ। हिंदी साहित्य सृजन संघ एवं श्यामलम सागर का सह आयोजन सम्मान पत्र श्रीमती सुनीला सराफ, कथाकार, सागर, मध्य प्रदेश। वर्तमान परिप्रेक्ष्य व भविष्य की कल्पना के साथ बीते हुए कल की घटनाएं साहित्य सृजन का मूलाधार होती है। आपकी लेखनी में बीते हुए कल का मार्मिक वर्णन मिलता है। जीवन की जटिलताओं और जिस प्रकार आपने कलम चलाई और उस काल के संघर्षों की पाक्षिक जांच परख करते हुए आपने अपने उपन्यास में तीनों काल भूत, भविष्य, वर्तमान का चित्रण किया, जो पठनीय व व्यवहारिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावित करता है। आप साहित्य जगत और सामाजिक समरसता के लिए रचनात्मक रूप से सदैव निमग्न रहें। अस्तु, आज आपके उपन्यास श्यामलम के विमोचन पर श्यामलम परिवार आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। अनेकानेक शुभ मंगल कामनाओं के साथ डॉक्टर सुरेश आचार्य, संरक्षक श्यामलम, कपिल वैशाखिया, सचिव श्यामलम, उमाकांत मिश्र, अध्यक्ष श्यामलम। दिनांक 20 अप्रैल 2025 रविवार, दीपक होटल सभागार, सिविल लाइन, सागर। श्यामलम कला, साहित्य एवं संस्कृति एवं भाषा के लिए। धन्यवाद। आप बहुत साहस का काम है। समय तालियों से अपना योग अभ्यास करें। तालियां बढ़िया योग का साधन बनती है। तो सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए तालियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियां लेकिन साहस के द्वारा हम इस पर विजय पाएंगे, ऐसा अनुरोध है समस्त सभा का। सामान्य महाकान भाई साहब जी से आग्रह पूरा शॉर्ट सिंपल से लेखिका श्रीमती सुनीला सराफ जी का और साथ में सम्मान पत्र रमाकांत भाई साहब के आ जाए और कपिल वैशाखिया जी, संतोष पाठक जी, श्यामलम संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि कृपया पदाधिकारी आए हैं। सभी तालियां ये उत्साह का कारण बनती है। अगले वर्ष हम चाहेंगे कि पुनः एक उपन्यास जो है आपको द्वारा लिखा जाए और इन्हीं दिनों में हम उसका भी विमोचन यहाँ पर करें। अन्य जो भी सदस्य उनका स्वागत करें। राजकुमार जी, तिवारी जी, आप निकले सभी तालियों के बंद तालियों बजाते रहे और ये सम्मान की जो परंपरा है वो भी चलती है।
पल सम्मानित सुंदर राव जी के लिए, सम्मानित पूरन सिंह राजपूत जी, सबसे वरिष्ठ हमारे श्रोता चौरसिया जी जो डॉक्टर सुरेश आचार्य जी के रूप में कृपया सुंदर राव जी का स्वागत कर रहे हैं। ये एक अद्भुत क्षण है कि सबका स्वागत होना चाहिए, लेकिन एक आशीर्वाद के रूप में उन्होंने श्रीमती सुंदर राव जी का स्वागत यहाँ पर किया। पूरा महीना जी सम्मानित श्री गजानन जी से विषय से आग्रह की गई पुष्प वृक्ष भेंट कर श्रीमती सुंदर साहब जी का स्वागत करें। सम्मानित श्री रोशिया जी, आपसे भी आग्रह है कि अपनी पुस्तिका को भेंट करें एवं सम्मानित आपकी पार्टी की जिनसे भी आग्रह है कि भाई अमरदीन जी आप स्वागत करें। सम्मान के इस कार्यक्रम के पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ वक्तव्य के लिए श्रीमती सुंदर राव जी कृपया आए और नमन करते हुए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को साकार रूप देने वाले आदरणीय उमाकांत एवं उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सम्मानीय मंच पर विराजित आदरणीय निरंजन दीदी जी, आदरणीय दीदी लक्ष्मी पांडे जी, आदरणीय प्रिय निधि जी, आदरणीय बहन शरद सिंह जी, मेरा नमन है। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, जो मेरा हमेशा ऊर्जा से मुझे उद्बुद्ध करते रहते हैं। ऐसे श्रोताओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं कहानी कविताएं तो लिखती ही नहीं हूँ, पर उपन्यास मेरा पहला है। और आप सबके बीच में ये कैसे आया, मैं उपन्यास की कहानी ना कहकर ये बताऊंगी कि आया कैसे है। तो सबसे पहले हमारी सागर का चमकता हीरा डॉक्टर शरद सिंह जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उपन्यास लिखने के लिए। मेरा जब कहानी संग्रह का विमोचन हुआ तो उन्होंने मंच से मुझसे अपेक्षा की थी कि मैं उपन्यास भी लिख सकती हूँ और उपन्यास लिखूँ। उसी समय मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई थी कि मैं उपन्यास जरूर लिखूंगी और एक दिन शरद सिंह जी के सामने प्रस्तुत करूंगी। हमेशा जब भी वो मिलती तो मुझसे कहती कि तुम्हारा उपन्यास कितना लिख गया, और मैं हंस देती क्योंकि मैं लिख नहीं रही थी खूब अच्छे से, बहुत मंद गति से मेरा उपन्यास चालू था। इसके बावजूद मेरे स्वर्गीय पति राजेश सराफ जी, उनका बहुत मुझे प्रोत्साहन मिला और उनकी मदद से ही यह उपन्यास लिखा गया। वो अक्सर बड़े बाजार की कहानियाँ मुझे आसपास गुजरे हुए घटनाएं हमेशा सुनाया करते थे और बोला करते थे कि तुम इन्हीं को तो लिखो, यही सब लिखोगी तो तुम्हारा उपन्यास बन जाएगा। तो मैंने फिर भी हिम्मत की लिखने की और मुझे कथानक मिल गया उनके द्वारा। फिर मैंने उपन्यास चालू किया तो अपने आप को मैंने तैयार महसूस नहीं किया। तो पहले मैंने
आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी की कहानियाँ, उपन्यास, आदरणीय शरद सेन जी की, आदरणीय हमारी निरंजना जी की कहानियाँ पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा संबल मिला। फिर मैंने मालती जोशी की को भी बहुत पढ़ा और मुझे लगा कि अब मैं तैयार हूँ। और चंचला दीदी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती रही, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला मुझे ये उपन्यास यहाँ तक आने में। अब क्या होता है, जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आती हैं जहाँ से सारी दिशाएं समाप्त सी होती प्रतीत होती हैं। मेरे साथ यही हुआ, पर आप सभी के प्रोत्साहन ने मुझे दिशा प्रदर्शित की। अब मैं सब भूलकर सिर्फ साहित्य में ही खो जाना चाहती हूँ और आपका इसी तरह हौसला रहा तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे द्वारा कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि कुछ दौर जिंदगी में ऐसे आए, कि कुछ दौर जिंदगी में ऐसे आए जहाँ कुछ कदम डगमगाए। फिसलन बहुत थी, चेहरे भी बहुत दिखे, कुछ मुस्कुराते हंसते रोते, सबको निहारते आश्वस्त करते, संभल कर मनोबल दृढ़ करके हम फिसलन पार करते रहे। वो देखकर थक गया पर मैं ना थकी, कदम भी स्थिर, चाल भी बेहतर, ऊपर देखते हुए मैं चल देती हूँ। जिंदगी को मात देने, जिंदगी को मात देने, जिंदगी को मात देने। हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष इन झंझावातों से गुजरकर आप आई हैं। जीवन का सर्वत्र लुटाकर आपने ये शामली संस्था, शामली उपन्यास का लेखन किया है और आपके साहस को भी नमन कि आपने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस कार्य को किया, समर्पण भाव से किया। निश्चित रूप से आपके साहस को पुनः नमन करते हुए सभी से मैं आग्रह करूँगा तालियों से उनके साहस को प्रेरणा करने का काम करें। हमारे बीच में शोभा सराफ जी भी हैं। एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी, बात सामान्य थी, कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे हस्बैंड डॉक्टर नहीं होते तो आज जिंदा होते। मैंने कहा ये ऐसा कैसे कि डॉक्टर नहीं होते? कह लगे मैं हम लोग ये भूल गए थे, मतलब मैं भूल गई थी कि वो डॉक्टर है तो वो तो मरेंगे नहीं कभी ना, उनके ऊपर हार्ट अटैक का कोई तो आएगा क्योंकि वो सारी चीजें जानते हैं, बीमारियों के विषय में वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो बीमारी से तो नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन नियति की अपनी एक कथानक है, सारा सब कुछ है और वो अपनी गति से चलती है, लेकिन इसके बीच में जो एक बड़ी चीज है वो है साहस। जो इस साहस के साथ खड़ा होता है वो शामली उपन्यास लिखता है। और इसी उद्बोधन के अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती निरंजना जैन जी, जो हमारे लक्ष्मीपुरा की हैं और एक दीदी का भाव जो है उनको देखता हूँ तो हमेशा जागृत होता है। आइए और शामली पुस्तिका के विषय में अपनी बात इन सभी से करने का कष्ट करें। इस मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, जो कि अपने आचरण के माध्यम से मोहल्ले के, नगर के, समाज के सुख दुख लेकर घर घर तक पहुंच जाती है सुबह सुबह। निश्चित है उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय है और समाज सेवा में भी सक्रिय है। मैं उनके इस अद्भुत व्यक्तित्व को नमन करती हूँ
हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको जितने भी सम्मान मिले हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि सम्मान उनके पास पहुंचकर स्वयं सम्मानित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में इस मंच पर, और हमारे आज के कार्यक्रम की जिन्होंने समीक्षा का दायित्व निभाया है, उनकी विद्वत्ता का तो सामने मुझे नहीं लगता कि मेरी नजरों में सागर में है कोई, क्योंकि अगर वो देवियों का रूप है, नाम से लक्ष्मी है, और सरस्वती की उन पर इतनी असीम अनुकंपा है, इतनी असीम अनुकंपा है कि वो खुद सरस्वती के भंडार को जहाँ निरंतर भरने में लगी रहती हैं, वहीं दूसरों को मुक्त हस्त से वितरित करती हैं। और यही कारण है कि साहित्य सरस्वती पत्रिका भी 46 अंक जो त्रैमासिक है, उनके संपादक में आ चुकी है सागर की। वैसे तो अनेक पुस्तकें हैं जिनका तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। और हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक हमारे भाई सम्मानीय अमर जैन जी, मेरी भतीजी जिसने अभी शुरू की सरिता बहाकर, सरिता सोनी, उसने यहाँ का जो वातावरण रसीला कर दिया था। मेरी ईश्वर से कामना है कि वो हमेशा ही ऐसे सुर और संगीत और लय में डूबी रहे, जीवन उसका सुरमय बना रहे। और अब मैं उनको स्मरण कर रही हूँ जिनके स्नेह की डोर में बंधकर जो आज के कार्यक्रम की सर्वे सर्वा है, मेरी छोटी बहन सुनीला जी, जिनकी डोर में बंधकर मुझे मंच पर कुर्सी मिली और आप सबके सामने, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। निश्चित ही उनका व्यक्तित्व, उनका स्नेह। आज अगर मैं साहित्य के क्षेत्र की बात करूं, तो साहित्य में मैं देखती हूँ जिससे भी बात करूं, अगर 100 में से 70 लोग हैं वो लिख रहे हैं और 50 तो कम से कम छप रहे हैं। तो तूफान आया हुआ है साहित्य का इस क्षेत्र में। इस तूफान के दौरान हमारी सुनीला ने 3 दीपक जला के रख दिए हैं साहित्य के। सौगात के रूप में कहानी का संग्रह और साथ आपका पात्र, ये कविता संग्रह, और आज का श्यामली जो जिसका आज विमोचन हुआ है, वो लघु उपन्यास कहूँगी मैं, उस बृहत उपन्यास तो नहीं कहूँगी, बड़ी कहानी है। तो उसका विमोचन हुआ है और उन्होंने ये 3 दीपक साहित्य समाज के सामने, सरस्वती के भंडार के सामने जला कर रख दिए। और अब हमें इनका सम्मान करना है, इनको अब मैं जब भी सुनीला जी को देखती हूँ तो मुझे लगता है इन 4 पंक्तियां इनके लिए याद आती है कि जिंदगी मुश्किलों की पहचान है, हिम्मत और हौसला इनकी जान है। जिंदगी मुश्किलों की पहचान है, हिम्मत और हौसला इनकी जान है। जीते तो सब है यहाँ, लेकिन जो हर क्षण मुस्कुराए वही सच्चा इंसान है। जो हर क्षण मुस्कुराए वही सच्चा इंसान है। ऐसी सच्ची भले ही आज आंखों में आंसू में कुछ परिस्थितियां हैं और ये आंसू स्मरण निश्चित है आज आना लाजमी भी थे, तो मैं उनको तो नहीं कहूँगी, लेकिन इनकी जो मुस्कुराहट है वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और जब ये श्यामली पुस्तक के लिए इन्होंने मुझे अपने स्नेह की डोर में बांधकर विशिष्ट अतिथि के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने कहा कि मैं शायद अपने आप को इस लायक नहीं समझती हूँ। तो बोले नहीं, मेरी नजरों में आप हैं और आप आएंगे, ठीक है। मैंने कहा समीक्षा, बोले समीक्षा के लिए तो मैंने लक्ष्मी दीदी को चुना है। मैंने कहा उनको चुन लिया, लोग तो उनसे भागते हैं, डरते हैं। तो बोली मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मुझे डरना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। और निश्चित ही जब मैं अपनी कमियों को समझूंगी तब मैं आगे बढ़ूंगी। और समीक्षक के रूप में जो हमारे सामने विराजमान है वो मेरी भी प्रेरणा स्रोत है। और उनके लिए जिस कठोर तरीके से हम पहली बार से आज तक समीक्षा के लिए जाते हैं हम दोनों, तो उनको देख के मुझे
जब प्रवासी की ये दो पंक्तियां याद आती हैं कि शोला हो धधकने की गुजारिश नहीं करता, शोला हो धधकने की गुजारिश नहीं करता, सच मुझसे निकल जाता है कोशिश नहीं करता, सच मुझसे निकल जाता है कोशिश नहीं करता। तो इस प्रकार सच को उद्धृत करती हुई निश्चित है कि वो इतनी विद्वान है कि उनको सुनना ऐसा लगता है कि समय खत्म ना हो और मैं उनको सुनती रहूं। कितने शास्त्रों का, कितनी चीजों का ज्ञान वो बिखेर देती है। और अब मैं बात करूं श्यामली की, तो श्यामली को वो मुझे पढ़ने का बहुत कम वक्त मिला, पर उसमें मैंने जो भी जाना, क्योंकि सुनीला जी तो आज कुछ वर्षों से लेखन के क्षेत्र में आई है और इन्होंने धमाल मचा दिया, इनके 3 प्रकाशन निकाल के। लेकिन मैं इनके परिवार से बहुत पुराने समय से परिचित हूँ। जब शायद इनकी नई नई शादी हुई होगी या बच्चे हुए होंगे, तो ये अपने मायके में सबसे छोटी लगी, बहुत लाड़की थी। और यहाँ आके इकलौती बहू होने के नाते इन्होंने परिवार की जो जिम्मेदारियां संभाली, एक आदर्श गृहिणी का आदर्श उपस्थित किया, बच्चों के लिए एक संस्कारवान माँ बनी, समाज के लिए एक चेतना बनी। इन्होंने ब्यूटी पार्लर भी चलाया, सामाजिक उथल-पुथल के बीच अपने आप को स्थापित करने के लिए। और आज लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने जब अपने पंख पसारे, तो निश्चित है इनके पसरे हुए पंखों ने इनको बहुत उड़ान दी। और मेरी कामना है कि आगे भी इसी तरह की उड़ान भरती रहे और लखनऊ की जगह बृहद उपन्यास हम अगला देखें, तो उस उपन्यास को पढ़ने पर, चूंकि वो सागर के इर्द गिर्द बुना गया है, बड़े बाजार के इर्द गिर्द बुना गया है, तो निश्चित ही कि यहाँ जो बोली बोली जाती है बुंदेलखंडी, उसका उसमें समावेश है। और उस बोली ने उसको सजाया है, संवारा है। क्योंकि अगर हम जहाँ रह के, अगर वहाँ का उसका वातावरण अगर व्यक्त नहीं कर सके, तो फिर शायद हम कहीं छूट जाते हैं। तो इन्होंने उसको सजाया है, बुंदेली बोली में बुजुर्गों से बुलवाया भी है। और चूंकि एक कहावत है कि जैसा हम जीते हैं वैसा ही सीखते हैं, तो इन्होंने जो जिया, जीने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैंने जिया या हमने जिया, हमारे आसपास का वातावरण, कहानियां हमारे जीवन में बिखरी हुई है। हर एक का जीवन एक कहानी है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका जीवन पे कहानी ना लिखी जा सके। तो हर एक का जीवन एक कहानी है, कहानियां हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, बस शब्द हमारे अंदर होना चाहिए उनको सहेजने। इन्होंने सहेजा और उस उपन्यास में इन्होंने अपना भी पारिवारिक उपन्यास है, वो सीधा साधा एक परिवार की कहानी है। उसमें अड़ोस भी है, पड़ोस भी है, अपनत्व भी है, बैर भी है, परिवार में बाप बेटी की लड़ाई भी है, प्रेम भी है, माँ का दर्द भी है, सभी कुछ इन्हें व्यक्त किया। और उसका अंत जो है वो बड़ा मार्मिक लगा मुझे, तो मैं उनको बधाई भी देती हूँ इतना सुंदर उपन्यास लिखने के लिए। निश्चित है कि मैंने भी कहानियां लिखी और मैं जानती हूँ कितना श्रम साध्य होता है लिखना, और वो भी सटीक लिखना। और सटीक तो मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि परिपूर्ण कभी कोई नहीं होता। हमेशा जब हम अपनी लिखी कहानी को कुछ समय बाद पढ़ते हैं तो पता चलता है इसमें तो बहुत सी कमियां हैं। तो परिपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अच्छे से अच्छा करने का आगे मादा होता है। तो मैं अपनी 2 पंक्तियों को बोलकर स्थान ग्रहण करना चाहूंगी कि जो पानी में भीगेगा वो लिबास बदल सकता है, जो पानी में भीगेगा वो लिबास बदल सकता है, जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है, जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। आगे काम रहे कि अपने के लेखन के माध्यम से इतिहास बदले, नया इतिहास सृजित करें। मेरी शुभकामनाएं और साधुवाद इनके लिए और इनकी रचनाओं के लिए और इनकी श्यामली के लिए। बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का वक्तव्य आपका। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं उनको मैंने कई बार सुना है, वो शब्दों को बच्चों जैसा पालती है।
जब उनके उद्गार मुंह से निकलते हैं तो परिस्थिति से सामंजस्य मेल करती है और साथ में शब्दों का चयन इतना बढ़िया रहता है और उसकी प्रस्तुति उनके द्वारा जब की जाती है तो लगता है कि सही में समीक्षा की जा रही है। कृपया आए डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी पांडे जी और आप समीक्षक उद्बोधन के रूप में अपनी बात रखें। आदरणीय मंच पर विराजमान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शरद जी, आदरणीय रंजना जी और मेरी प्रिय बहन श्री दसराज और मेरे भाई संचालक डॉक्टर कमल जी, सामने बैठे हुए सारे सहृदय श्रोता और मेरे अपने बंधु बांधव, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। और हाँ, जैसे सबने कहा कि श्रोताओं को भी सम्मानित होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, जो हम लोगों के मन में, यहाँ बोलने वालों के मन में जो कृतज्ञता का भाव होता है कि आप सब सुनने के लिए इतनी देर से बैठे हैं या हमेशा पहुँचते हैं, वही आप लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि सम्मान होना चाहिए कि हम बड़े कृतज्ञ भाव से और आश्वस्त भाव से देखते हैं कि भाई हम बोल रहे हैं और हमें सुनने के लिए इतने सारे श्रोता बैठे हैं। मेरे जो बुजुर्गवार हैं, आदरणीय चौरसिया सर हैं, मेरे आचार्य जी के गुरु जी और मेरे भाई मलैया जी, मेरा सागर जी, मेरे भाई अनिल जी और किरण सिंह जी, आप सभी लोग, राजकुमार आचार्य, आप सब चंचल, ये लोग जितने भी हैं सब, चाहे कितने भी काम हो, धूप हो, जिस तरह से बहुत ही उत्सुक भाव से आकर बैठते हैं सुनने के लिए, वो सच में बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। क्योंकि वर्तमान समय में इतनी आपाधापी के बीच अगर आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप सुन सकें, या उत्सुकता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, हमें सुनना है आज के कार्यक्रम में, साहित्य के प्रति अगर ये रुचि है, तो ये सचमुच हमारे लिए, वक्ताओं के लिए कृतज्ञता की बात है, आप लोगों के प्रति कृतज्ञ होने की बात है। अब दूसरी बात, भाई आप लोग पहले ही मुझे डरा देते हैं कि ये समीक्षक बहुत कड़क है और जो भी इनको समीक्षा करने के लिए अपनी किताब देता है वो जाता है। तो मैं आजकल बड़ी संकुचित हो गई हूँ सच में, जब मेरे सामने कोई किताब आती है तो पहले मैं सोचती, जैसे मैंने कल से सच में 2-3 बार सोचा कि मैं फ़ोन करके सुनीला जी को बोलूँ कि मैं वहाँ कुछ बोलूँ कि ना बोलूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही बोलती रहूँ बस कि हाँ किताब अच्छी है और ये या उसमें से कुछ मुझे कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं सच में डर गई कि भाई ऐसा मन में होना चाहिए कि मैं समीक्षा करने की खड़े हो और आप कहीं देखिए अब ये कुछ बुरा बोलने वाली है, अब ये कुछ गलत बोलने वाली है, ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी देखिए, आदमी आदत से मजबूर होता है, तो जो समीक्षक की जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी निभाने वाली बात होती है। जैसे हम क्लास में अगर लेट पहुंचते हैं या क्लास में नहीं जाते हैं तो हमारी नज़र झुक जाती है बच्चों के सामने, वही हमारी जिम्मेदारी थी कि हम क्लास में पहुंचे और उनको पढ़ाई समय पर नहीं पहुंचे। उसी प्रकार अगर समीक्षक होते हुए मैं उसमें से कुछ चीज़ों को छोड़ दूँ या उसमें से ये ना बताऊं कि भाई इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए था, तो वो मेरी जिम्मेदारी पूरी की नहीं होगी। तो नज़र बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो समीक्षक आईना होता है और वो तो उसका बोलना उसका दायित्व है। लेकिन आज वाला मामला बिल्कुल अलग है। वो ऐसा है कि 116 पेज का यह उपन्यास है श्यामली, और सच में इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये अंतिम पेज तक आपको बांधे रहेगा। मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हूँ, बहुत सारे स्नेह के साथ, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ, उम्र में मैं उनसे बड़ी हूँ, कि आपने बहुत अच्छा लिखा। पहले उपन्यास की दृष्टि से आपने जिस तरह से कथा वस्तु को बांधा है वो सराहनीय है, क्योंकि उपन्यास चाहे लघु हो या सामान्य विस्तृत उपन्यास जो होते हैं, वो उसमें उपन्यास लिखते हुए सारे उपन्यास के देखिए 6 तत्व होते हैं, और उपन्यास के उन 6 तत्वों में पहला होता है कथानक, यानी कि कथा वस्तु। कि कथा वस्तु आप कैसी लेते हैं कि वो पाठक को अंतिम पेज तक, अंतिम बिंदु तक वो उसको बांधे रहे। दूसरा कि उस कथा वस्तु को निभाने के लिए उसके पात्र आपने कैसे चुने। तीसरा कि उनमें संवाद कैसे होते हैं, कि वो आपस में बातें किस तरह से करते हैं, भाषा कि उनकी भाषा कैसी है, परिवेश
कि आप नगरीय परिवेश पर लिख रहे हैं या ग्रामीण परिवेश पर लिख रहे हैं, और उसका उद्देश्य। ये सारे तत्व जितने हैं उनके अपने मानक होते हैं, और मैं कहूंगी कि 95% यह उपन्यास अपने सभी मानकों पर खरा उतरता है। सभी चीजों को ध्यान उन्होंने दिया है, और ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है मेरे लिए थी कि सचमुच उन्होंने पहली बार लिखते हुए इतनी अच्छी तरह से कैसे इस रचना को उन्होंने साध लिया कि 3 पीढ़ियों की कहानी लिखी है, और उन 3 पीढ़ियों की कहानी में इतना प्रवाह आया है कि हम जैसे उसके उपन्यास का आरंभ होता है कि कोरोना काल है, और कोरोना काल में एक पति पत्नी है, सुजाता है और आदित्य है, वो दोनों बात कर रहे हैं, और एक दुर्घटना की खबर वो देती है सुजाता कि सुनो प्रमोद भाई नहीं रहे। तो यहाँ से जो शुरुआत होती है, उसके बाद श्यामली की पूरी कथा फ्लैशबैक में चलती है, आरंभ होता है, और फिर जो ये आरंभ करती है कि श्यामली कौन थी, कैसे पहली बार मतलब उसके सास ससुर के बाद शुरू होती है, और उनके सास ससुर में आज जैसे उमाकांत भाई साहब ने कहा था कि मैं चुटका लाया हूँ, और खकल खाने वाली बात उन्होंने की, खकल खाऊंगी नहीं, आज मैं बहुत कम बोलने वाली हूँ, मतलब कोशिश मेरी ये रहेगी। लेकिन गाथों के नाम लिखने के लिए मैंने भी ये चुटका लेकर आया कि लीलाधर और शारदा, ये 2 पहली पीढ़ी वाले कि जैसे श्यामली के सास ससुर, यहाँ से कहानी शुरू होती है, और उसके बाद श्यामली और नंदन, इनके 3 बेटों से ये कहानी आगे चलती है। सारी कहानी तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं, शब्दशः नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर ये उत्सुकता बनी रहे कि आप उपन्यास लें और उसको पढ़ें। लेकिन यह उपन्यास यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास है। यह कहूँगी आपको यथार्थवादी इसलिए है कि आज समाज में जो कुछ हो रहा है, और ये घटना इतनी आम है कि जब इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे कि लीलाधर और शारदा के 2 बेटों ने क्या किया, कि नंदन और किशोरी उनके 2 बेटे हैं, और नंदन जो है वो थोड़ा आवारा किस्म का व्यक्ति है, मतलब आवारा मीन्स इस तरह की लापरवाह है, और फिल्मों में काम करने के लिए चला गया बॉम्बे, उसका काम में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बड़ा भाई अपनी सराफा की दुकान खोलकर बैठा है, उसका विवाह हो गया है, और नंदन जब थोड़ी ठोकर खाने के बाद लौटकर आते हैं और उनका विवाह श्यामली से होता है। वहां से उपन्यास की रफ्तार आप देखिए कि उसके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। कितना प्रेम, कितना समर्पण माता पिता अपने बच्चों को देते हैं कि अपना सब कुछ उनके ऊपर लुटा देते हैं। ये हमारे आज के जीवन की कहानी है। लेकिन जैसे ही पीढ़ी थोड़ी बड़ी होती है और उनका विवाह होता है, एक नई स्त्री हमारे घर में आती है बहू बनकर, और फिर देखिए उन बहुओं की वैरायटी ऐसी कि एक आएगी तो गायत्री, उसमें एक महिला है गायत्री, वो बहुत अच्छी है, मतलब अपनी सास श्यामली के साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा है। दूसरी अर्चना है, तो अर्चना एकदम तेज तर्रार है, और वो कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सब आता है, मैं जाके अपना घर संभाल सकती हूँ, अपने पति के पास रह सकती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो इस टाइप का। और उससे भी बड़े राकेश, जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए और इराक में चले गए अपनी पत्नी को लेकर, और वहाँ उनकी 2 बेटियां हैं, वहां जाते हैं, और इराक में उसका एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं कथा को संक्षेप में बता रही हूँ आपको कि उसकी मृत्यु होती है। वहां से वो उसकी पत्नी राजश्री अपने पति की डेड बॉडी लेकर आती है। यहाँ पर मुझे सुनीला जी की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने प्रगतिशीलता के तत्व यहाँ पर डाले। यानी उपन्यास में एक जो तत्व है ना, उद्देश्य, कि ऐसा नहीं है सिर्फ उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम ये बताएं कि समाज में ये हो रहा है। उद्देश्य परिपूर्ण तब होता है जब हम बताते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है और क्या नहीं किया गया, इसलिए ये बुरा है। किस तरह से हम इस घटना को, जो दुर्घटना थी, उसको हम रोक सकते थे, या किस तरह से हम इसको अच्छा बना सकते थे, ये उद्देश्य परिपूर्ण तब होता है। और इन्होंने ये काम अपने उपन्यास में किया कि वो डेड बॉडी लेकर आई, सब कुछ क्रियाक्रम सारे हुए, वो अपने मायके गई, और मायके वालों ने ये डिसीजन लिया कि इसकी उम्र कम है, हम इसका अपनी बेटी का दूसरा विवाह करेंगे, और उसकी 2 बेटियां हमारे पास रहकर पढ़ेंगी। यहाँ नंदन और श्यामली और उसके घर परिवार के सारे लोग मन में थोड़ा दुखी हुए। अजीब तो लगता ही है कि हमारे घर की बहू है, कहीं और चली जाएगी, हमारे पोते पोती कहीं और चले जाएंगे, बुरा लगता है। लेकिन सबने इस बात पर सहमति व्यक्त कर दी।
चाहे अनचाहे कि हाँ दूसरा विवाह होना चाहिए। और वहाँ माता पिता ने एक अच्छा सभ्य सुदर्शन पुरुष देखकर उसका विवाह कर दिया। और नंदन की प्रशंसा ये कि उसने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए और बड़े बेटे के हिस्से की सारी संपत्ति जो उसकी बेटियों के लिए उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया था, वो शादी के समय ही श्यामली ने उसके सारे जेवर भेज दिए और ससुर ने कहा कि उनकी बेटियों की संपत्ति जो है वो भी चेक लेकर जाओ, जो उनके लिए एफडी है वो लेकर जाओ। यानी उसको उसका हिस्सा उसके विवाह के अवसर पर ही दे दिया गया और इस तरह से उसने ईमानदारी का परिचय दिया। तो यहाँ अपनी बहू को दूसरे विवाह के लिए न रोकना, उस विवाह में सहयोग करना और बल्कि आशीर्वाद के रूप में उसके पुराने सारे जेवर भेज देना, उसकी संपत्ति उसको दे देना, ये मुझे लगता है ये एक ऐसी प्रगतिशीलता है, ये मानवीय दृष्टिकोण है जो हमारे अंदर होना चाहिए। और ये हमारे शिक्षित होने का और अपने समाज को विकसित और आधुनिक बनाने का एक प्रतीक ये दिखाई देता है। आप कहेंगे कि मैंने आधुनिक क्यों कहा, तो आधुनिक इसलिए कि आधुनिकता की परिभाषा केवल पहनने ओढ़ने या खाने पीने से नहीं होती। आधुनिकता की परिभाषा है एक उदार दृष्टिकोण। आधुनिकता का मतलब कि आपकी दृष्टि में इतना विस्तार होना चाहिए कि आप उसमें मनुष्यों में भेद न करें और हर एक को मनुष्य की दृष्टि से ही देखें। तो स्त्रियां भी मनुष्य हैं, उनके भी सपने होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, वो अपने जीवन में आगे क्या करेंगी, क्या करना चाहती हैं। इन सारी बातों को अगर हम देखते सोचते समझते हैं तो हमारी दृष्टि आधुनिक है। और ये उन्होंने एक आधुनिक दृष्टिकोण का परिचय दिया जो इस उपन्यास के लिए एक सराहनीय तत्व मैं मानती हूँ, जो मैंने चुना कि इसको मुझे बताना चाहिए आप लोगों को कि समाज में ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज जो विधवा स्त्रियां होती हैं उनका जीवन बड़ा नर्क हो जाता है। दूसरी एक जो मुझे इसमें रेखांकित करने योग्य बात लगी थी वो यह कि श्यामली के जब ससुर की डेथ हो जाती है लीलाधर जी की, तो उनकी जो सास है शारदा, वो कमरे में बंद हो जाती हैं और वो अपनी बहू श्यामली को कि भाई तुम मेरे सामने सुबह शाम एकदम से आया मत करो क्योंकि मैं विधवा हूँ, तो तुम मेरा सुबह एकदम उठकर मुंह मत देखा करो, शाम को मुंह मत देखा करो, अपशकुन होता है और सुहागन स्त्रियों को किसी विधवा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में बैठ के माला जपती रहती, रोती रहती। लेकिन यहाँ प्रशंसनीय ये है कि फिर एक बार आधुनिक दृष्टि का परिचय देते हुए कि नंदन अंदर कमरे में जाता है, अपनी माँ को उठाता है, माला उनके हाथ से उठाकर अलग रख देता है कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, दुनिया चाहे कुछ भी करे, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं अपशकुन वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं मानता, आप माँ हैं, जैसे आप पहले रहती थी वैसे ही आपको रहना है, आप इस घर की मुखिया हैं, इसलिए आपकी दिनचर्या में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्या मुझे देखना है, नहीं देखना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, ये सारी बातें बेकार है। तो ये एक इतना अच्छा यानी मर्म स्पर्शी मुझे ये दृश्य लगा कि एक बेटा जाकर अपनी माँ को इस तरह से कमरे से बाहर ले आए कि माँ किसी तरह से तुमको अपने आप को अपशकुन वाला यानी विधवा का स्वरूप अपशकुन ही होता है ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 116 पेज के उपन्यास में अगर ये 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु कि आप एक विधवा के बारे में समाज का दृष्टिकोण चेंज कर रही हैं और आप एक विधवा बहू को जो कि बहुत कम उम्र की है उसको दूसरी शादी के लिए प्रेरित करने का संदेश दे रही हूँ, तो ये आपके लिए एक बड़ा ही सराहनीय तत्व, सराहनीय बिंदु है कि एक छोटे से उपन्यास में आपने इस चीज को बोला। तो उपन्यास इन चीजों से भी सार्थक हो जाता है कि अगर उसमें कोई ऐसा तत्व हो जो समाज को आगे ले जाने वाला हो। अब यहाँ मैं आपसे कहूंगी कि जैसे श्यामली का जीवन, तो वो माँ है, उसकी जो बहू है प्रमोद की बहू यानी उसके बेटे की बहू, तो वो नीति नाम है उसका और उसके पोते का नाम है साकेत और नीति। ये 2 जो बेटे बहू हैं वही इस उपन्यास में खलनायक की तरह उभरते हैं कि सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन साकेत अचानक अपने छोटे से बच्चे के पढ़ाई लिखाई को लेकर जब उसकी पत्नी चिंतित होती है तो उसको माँ बाप तो ठीक है, उसको लगता है कि माँ बाप तो रहेंगे लेकिन दादा दादी यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए नंदन और श्यामली ये दोनों हमारे पास ही क्यों रहे। जब सुरेश चाचा संपत्ति का बंटवारा हुआ और उन्होंने पूरी संपत्ति ली, बराबरी से ली, तो उनको अपने पास भी अपने माता पिता को रखना चाहिए।
यह उसने मीटिंग बुलाई, उनके सामने रखी और इस तरह दुखी माता पिता जो नहीं जाना चाहते थे अपने घर से, उनको वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद ही वो कथाक्रम है एक कि वो गिरते हैं या गिराए जाते हैं, नंदन की मृत्यु होती है और उसके 4-6 महीने के बाद श्यामली की मृत्यु हो जाती है। यहाँ उपन्यास खत्म हो जाता है। उपन्यास बहुत मार्मिक है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची इस उपन्यास को पढ़कर कि आप इसका एक चैप्टर और बढ़ा देती और आप जो अगला उपन्यास लिखें उसमें इस चीज को, या आप लोग भी जो कहानियां लिखते हैं, हम जो कहानियां लिखते हैं, हम इन लोगों को सच में इस यथार्थ पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये बहुत सारे घरों में, ये जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म भी बनी थी, आपने देखा होगा, जिसमें माँ अलग रहे, एक बेटे के पास रहे तो पिता एक बेटे के पास रहे, है ना। तो यहाँ पर भी कि माँ बाप को एक बेटा थोड़े दिन तक रखे, एक बेटा थोड़े दिन तक रखे, ये बड़ा ही शर्मिंदगी से भरा हुआ और बड़ा ही दुखद प्रसंग मुझे लगता है कि एक संतान अपने माता पिता के लिए ये कैसे कह सकती है कि अब ये हमारे पास नहीं रहेंगे या उसके पास रहेंगे। उनका खाना 4 रोटी कैसे उसको भारी हो सकती है। तो इस चीज को जब हम नई पीढ़ी के सामने उनको सिखाने के लिए बहुत हम समझाने का प्रयास कई लोगों के घरों में हुआ, क्योंकि ये घटना आम है, देखिए हर दूसरे तीसरे घर में ये घटना हो रही है। और यहाँ मैंने देखा है कि जो समझाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे उस चीज को समझते नहीं। तो मुझे लगता है कि हम अपने साहित्य के माध्यम से एक प्रयास करें, जैसा कि गांधी जी कहते थे, जैसा कि विवेकानंद कहते थे, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हम दूसरों को समझाने में उतने दावेदारी नहीं कर सकते जितना हम अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। हम जो दूसरों से करवाना चाहते हैं वो हम खुद ही करें, ये एक बात थी। और दूसरी ये बात कि अगर दूसरा नहीं समझ रहा है तो कम से कम हम अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर या सुरक्षित स्थिति में रखते हुए चलें। तो माता पिता जो अपना घर अपने परिश्रम की कमाई से बनवाते हैं, मुझे लगता है अब हमें उनको ये भी सीख देने की जरूरत है कि जब तक आप जीवित हैं अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम, कम से कम वो घर जिसमें आप रहते हैं वो कभी अपने बच्चों के नाम ना करें, क्योंकि वो घर आपने बनवाया। आप अपनी वसीयत में लिखिए बाकी सारे धन और जो प्रॉपर्टी है उसको आप चाहें तो बांट दें, आप सोना चांदी बांट दें, लेकिन अपना घर जिसको आपने अपने पसीने की कमाई से बड़े प्यार से दोनों पति पत्नी ने मिलकर बनाया, उसको बिल्कुल अपनी संतानों को ना दें तब तक जब तक आप दोनों में से कोई भी धरती पर है, ताकि आप आत्मसम्मान के साथ वहां पर रहें। और जिस बेटे को आपके साथ रहना है वो आपकी शर्तों पर रहे। अगर वो उसको असुविधा हो रही है तो वो अपनी कमाई से नया घर बनवाकर अपने परिवार को लेकर चला जाए, लेकिन माता पिता आत्मसम्मान के साथ अपने घर पर बने रहे। ये सुनिश्चित हमें करना चाहिए समाज में, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने बनाए हुए घर में से निकलकर भिखारियों की तरह दूसरों की दया पर, क्योंकि जब आदमी अपनी दहलीज छोड़कर बाहर निकलता है तो दूसरे के आश्रित की, अगर उसने चाय दे दिया तो आप पी लेंगे, उसने खाना दे दिया तो आप खा लेंगे। श्यामली और नंदन की स्थिति वही होती है कि उसको नीचे के कमरे में रखा जाता है, किचन में आने की उसको अनुमति नहीं है कि अगर वो अपने पति के लिए अपने मन से कुछ बनाना चाहे तो नहीं बना सकती, किचन में जाके चाय बना के पीना चाहे तो नहीं पी सकती, बहू की अनुमति नहीं है कि आप किचन में आए या ऊपर हमारे कमरों में आए। तो ये चीज भी हमें एक साहित्य के रूप में एक प्रकार का, मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने किसी कहानी में ये बात नहीं पढ़ी है, किसी उपन्यास में नहीं पढ़ी है, तो मुझे लग रहा है अब एक ये उद्देश्य लेकर भी हमें अपने साहित्य में, कहानी और उपन्यासों में इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि माता पिता कभी भी, चाहे वो संतान उन्हें कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने जीते जी अपना घर कभी ना दे। तो ये एक उपन्यास के बारे में, उसकी कहानी के संबंध में बात थी। इसके सभी तत्वों के बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। अब आती हूँ मैं भाषा कि बुंदेली वाक्यों का प्रयोग हुआ है, जिसने सचमुच, जैसा कि वरंजना दीदी ने कहा कि उसने कहानी को सजा दिया। सागर की कहानी है, सागर बुंदेलखंड में है, तो नेचुरल सी बात है कि उसके पात्र कथा के अनुरूप और परिवेश के अनुरूप, जैसा कि इसके तत्वों में कहा जाता है कि कहानी को परिवेश के अनुरूप होना चाहिए और उसकी भाषा भी परिवेश के अनुरूप बोलने वाले पात्र होना चाहिए। तो उसमें बुंदेली बोलने वाले पात्र हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो मानक हिंदी में हम लिखते हैं, मानक हिंदी में भी बुंदेली का ही प्रभाव है। तो वो हम थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना कि 95% खरा उतरती है, तो मुझे लगता है कि जैसे अब आप कहेंगे कि नहीं वो चल जाना चाहिए, तो चल तो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 5% की बात है। लेकिन आप देखेंगे कि रेणु जी ने
अगर मिथिलांचल की कथा लिखी, या प्रेमचंद ने जो अपनी कहानियों में उत्तर प्रदेश को अपने बनारस के जो परिसर है, परिवेश है, तो उसको उभारा। लेकिन जब वो मानक हिंदी लिखते हैं तो मानक हिंदी पर उनकी किसी बोली का प्रभाव नहीं आता। जहाँ पर आप अवधि बोलेंगे वहाँ अवधि का डायलॉग होगा, अवधि का संवाद होगा, लेकिन जहाँ आप मानक हिंदी में कोई भाषा, कोई वाक्य लिख रहे हो तो उसमें वही चीज आती है। लेकिन यहाँ बोलने वालों में भी मैंने देखा है, और व्याख्यान के दौरान भी, और जो लोग लिखते हैं उसमें भी मानक हिंदी को भी वो वाक्य रचना करते हैं तो उसमें बुद्धि का प्रभाव, उसमें सिर्फ एक उदाहरण ले लो, कोई गलत चीज नहीं है उसमें, केवल हम जो परिष्कृत करना चाहते हैं कि वो बात है, गलती नहीं है। तो वो ऐसा है एक वाक्य, जैसे कि भाभी कह रही है कि देवर जी को कि भैया ये तुम्हारे लिए क्यों, तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे लिए भी, हम सोच रहे थे कि ये भैया को बनाए, भैया को बनाए, तो भैया को बनाए, ये बुंदेली का प्रभाव है वो उसमें के लिए, कि मैंने सोचा ये भैया के लिए बनाए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये मतलब कभी कभी हमारे घरों में भी जो बोलते हैं तो वो बुंदेली के कि तुमको बना है या ये तुमको है, तो तुमको की को की जगह क्यों नहीं होगा, तो वो मानक भाषा का शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दूसरी बात, जब यहाँ मतलब और भी जब बातें होती हैं, वक्तव्य होते हैं या बोलचाल की भाषा होती है, तो उसमें एक तरह के लोग बोलते हैं कि तुम भी यार बेफालतू की बात करते हो, तुम भी यार बेफालतू, हम बेफालतू में चले गए। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि फालतू तो अपने आप में ही फालतू है, तो आप उसमें बेफालतू लगाकर उसको सकारात्मक कर दे रहे हैं। अगर आप बेफालतू कर देंगे तो सकारात्मक हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपने देखो बहुत सारे लोग बोलने के जब बेफालतू कर दिया, उन्हें एकदम हम चौंक जाते हैं, अच्छा बेफालतू का मतलब तो अर्थ ही बदल गया, तो अर्थ बदल गया तो आप समझते हैं कि अगर आपकी, जैसे इस उपन्यास की बात है कि उसमें पढ़ने में जब मन नहीं लगता नंदन का, और एक और कोई पात्र है, तो उसमें बहुत मुश्किल से वो पढ़ कर पास होता है, ये बात उसको बताना चाहती है लेखिका सुनीला जी। तो उन्होंने लिखा कि वो बेमुश्किल अपनी कक्षा पास कर पाया। तो ये बेमुश्किल जो है वो अब आप समझिए कि अगर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता तो बमुश्किल होता है, कि बमुश्किल पास कर पाया, ब और बे, ब यानी साथ में, मुश्किल के साथ पास हो पाए। लेकिन बे कर देंगे बेमुश्किल, तो वो तो आसान हो गया कि उसने आसानी से पास कर लिया। तो जो बात आप कहना चाहती है उसको उल्टा हो गया कि वो गधा है या वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता तो उसने मुश्किल से क्लास पास की, ये आप कहना चाहती हैं। लेकिन बेमुश्किल कहकर आपने, और ये इस शब्द को अगर एक जगह आया होता तो शायद मैं यहाँ से उसका उल्लेख नहीं करती, लेकिन ये बेमुश्किल शब्द आया है कम से कम 5 बार इस पूरे उपन्यास में। तो मुझे लगा कि ये तो, फिर मुझे याद आया कि अभी 1-2 कार्यक्रमों में भी कुछ लोग बोल रहे थे तो उन्होंने बेफालतू कहा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको एक बार मंच से बोल ही दूं तो जो बेफालतू बोलते हैं उनको भी समझ में आ जाएगी, जो बेमुश्किल और बमुश्किल नहीं उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये इस तरह है। क्योंकि देखिए सुधार, जब आप कहते हैं कि समीक्षा करें और सुधार हो, तो सुधार इस तरह का होता है, क्योंकि चीजें अगर हम शब्द को नहीं सुधारेंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये मतलब मेरे लिए ये बात एक अच्छी रही समीक्षक के नाते। और सुनीला जी के लिए क्या अच्छा रहा कि उन्होंने इतना बढ़िया लिखा है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन्होंने भाषा में ये 2-3 बातें नहीं की होती तो मेरे पास उनके उपन्यास में कोई नुक्स निकालने जैसी चीज है ही नहीं। इतनी सुगठित कथा है, इतनी प्रवाहमयी कथा है, मर्म स्पर्शी है, और जब आप उसको पढ़ते जाते हैं आप रुक नहीं सकते, आपको वो यथार्थ दिखने लगता है, आप हर बात को अनुभव करते हैं। तो उसमें केवल ये शब्द ही थे जिसमें आकर मैं अटक गई। जैसे एक जगह लास्ट एक अंतिम और वो ये है कि जैसे श्यामली जब अपने उसके पति ने उससे पहले तो 5 दिन बात ही नहीं की, उसके तरफ देखा ही नहीं जब शादी होती है, तो वो सामने थी, और 5 दिन के बाद वो अपने मायके चली गई, वहां से 8 दिन के बाद आई तो थोड़ा घर के लोगों से मिल जुल ली है, तो अब आराम से अपने कमरे में जाती रहती है। तो वहां पर वो उसके सौंदर्य का चित्रण कर रही है सुनीला जी। तो उसमें उन्होंने 2 बातें लिखी, मतलब लिखी तो 4-5 बातें, उन्होंने 2 चीज मैं बोलूंगी। वो ये है कि उसमें उन्होंने लिखा रुपहला ललाट,
उसके माथे को। तो जो सांवला है उसका रुपहला ललाट कैसे होगा? रुपहला यानी रूपन यानी चांदी। जो गोरे होते हैं उनका ललाट रुपहला होता है, चांदी की तरह चमकता है। तो यहाँ पहला ललाट करके श्यामली के लिए उन्होंने लिखा, दूसरा मैंने उपमा की बात कर रही हूँ। और एक शब्द आया उद्वेलित आम्रफल सी आंखें, उसी के बारे में सब। उद्वेलित आम्रफल, आम्रफल यानी क्या हुआ? आम। तो आम के फल जैसी आंखें तो मैंने कभी सुनी नहीं। तो मैंने सोचा कि ये उद्वेलन जो होता है वो मन में जो भाव उठते हैं, जो एक प्रकार का भूचाल उठता है, जो बेचैन होता है मन, तो उसको उद्वेलन कहते हैं। तो परिपक्व कहें या सरस कहें या क्या कहना चाहिए, सुरमई कहें या और भी गुलाबी आंखें, वो कुछ होना चाहिए था वहां पर, जैसे भी जो भी होता। लेकिन उन्होंने ये उद्वेलित आम्रफल से कहा, तो मैंने सोचा कि ये आम्रफल गलती से लिख गया होगा, क्योंकि आम्र के फल जैसी आंखें तो नहीं हम तुलना करेंगे किसी से। तो ये दो चीजें थी, वो भी इसका भी मैं उल्लेख नहीं करना चाहती थी, मगर इसलिए कि मैंने कि जब भी हम, यानी मेरा काम है शब्दों के चयन की बात करना, तो इनका उल्लेख मुझे क्षमा कीजिएगा। और कि आप लोग सोचेंगे कि इतने अच्छे उपन्यास में भी इन्होंने आखिर अपना समीक्षा तक को बता ही दिया कि नहीं करेंगी, मगर बोलेंगी जरूर। लेकिन मैंने इसलिए बोला कि कई बार क्या होता है कि हम जब उपमाएं देते हैं तो उपमाएं और वाक्यों को हमें उस परिवेश और उस सारे तारतम्य में जो कथा वस्तु है उसके परिप्रेक्ष्य में रखकर और उस नायक या नायिका या उस पात्र के बारे में बोलना पड़ता है। और अगर हम शब्द गलत चयन कर लेते हैं तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा बेमुश्किल और बहुमुश्किल, है ना। तो अर्थ का अनर्थ तो होना नहीं चाहिए कहानी में। तो इसीलिए मैंने इस शब्दों का किया प्रयोग कि अब जब कभी आप किसी रूपक या उपमा के चक्कर में पड़े तो उसको प्रयोग करते समय उन हर शब्द का अर्थ लेखक के पास होना चाहिए। अब उस उपन्यास में जो करुण रस है, उपन्यास में एक शांत, जहाँ करुण रस होता है वहाँ शांत रस भी होता है। तो उपन्यास में जो करुण रस की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और जिसके कारण मेरा ख्याल है कि शरद दीदी ने उसको स्त्री विमर्श का उपन्यास कहा। तो मैं कहूंगी कि करुणा और पीड़ा इसका तो साथ जन्म से ही मनुष्य के साथ इसका बंधन हो जाता है। जैसे बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, संसार दुखमय है, लेकिन जीवन दुख है और संसार दुखमय है, लेकिन न जीवन हमारा और न ही ये संसार, हम दुखों से मुक्ति पा जाएं ये हम नहीं कर सकते। जीवित रहते दुख हमसे दूर हो ही नहीं सकते, वह रूप बदल बदल कर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रेम का जन्म हो जाता है। प्रेम का जन्म कैसा है कि जैसे बच्चा हाथ पैर मारता है, माँ तुरंत उसके ऊपर हाथ रखती है, माँ बेटे का प्रेम। अब वो प्रेम भय उत्पन्न करता है, मेरा बेटा गिर ना जाए, उसको कुछ हो ना जाए, कोई मच्छर ना काट दे, ये। और फिर वो अपने माता से, पिता से, परिवार से जुड़ता चला जाता है और कई प्रकार के प्रेम, कई प्रकार के भयों में बदलते रहते हैं। और उसके बाद हम एक दूसरे को भी जो दुख और पीड़ा देने लगते हैं परिस्थिति बस, वह भी ऐसा नहीं है कि किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष के जीवन में दुख तो हमारे जीवन में रहता है, वो कभी हमारी मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाइए और दुख के साथ जीना सीखिए, क्योंकि ये दुख हमें मांझेगा। अज्ञे ने लिखा, दुख सबको मांझता है, स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। अज्ञे की जो ये कविता है, जो मैंने आपको पंक्ति सुनाई, कि दुख सबको मांझता है। वह मांझने का मतलब यह है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो जिन दुखों को हम भोगते हैं उससे हम ये सीखते हैं कि इस दुख को प्राप्त करने से हमने ऐसा अनुभव किया तो हम इस प्रकार का दुख किसी दूसरे को ना दें। भूख लगती है तो बड़ी बेचैनी होती है, तड़प होती है, छटपटाहट होती है। तो सामने वाला अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो हमें तुरंत चिंता होनी चाहिए कि उसको कुछ दे दो यार खाने के लिए, उसको एक रोटी दे दो, भूख बहुत सताती है। प्यास लगी होगी, कितना छटपटा रहा होगा आदमी,
प्यास की पीड़ा ऐसी होती है। अपनों से दूर होने की पीड़ा कैसे होती है? किसी को किसी से दूर मत करो, उसके जो जिसका है उसको उसके साथ रहने दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम एक दूसरे के साथ रहकर ही दुख बांटते हैं और एक दूसरे का दुख सहते हैं एक दूसरे के साथ रहकर। तो वो कहते हैं कि दुख स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, यानी दुख जो है वो स्वयं सबको मुक्त नहीं करता, वो तो सबको पकड़े रहता है। लेकिन जिन्हें वह मांझता है, यानी जिसको लग जाता है ये दुख, जिन्हें वह मांझता है, उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यानी उनको यह सीख देता है कि तुमने इस दुख की पीड़ा सही है तो अब तुम ये वाला दुख किसी और को मत देना। हम साहित्यकार लोग इसी प्रकार की भावनाओं से ओत-प्रोत रहते हैं और इसीलिए हमारी संवेदनशीलता के चर्चे होते हैं। हमारी इसलिए कह रही हूँ, हम सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, आप सब नहीं। मेरा ख्याल है इस हॉल में अभी 75% लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं और बाकी लोग लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो हम सब इस चीज को समझते हैं कि दुख क्या होता है और हमारा जो साहित्य लिखने का उद्देश्य है वो क्या है कि हम सभी को दुख की परिभाषा बताते हुए उन्हें यह सीख भी दें कि सभी को दुख से मुक्त रखो, जो दुख तुम्हें साधता है वो दुख आप दूसरे को न दीजिए। सुनीला सराफ जी ने अभी पिछले दिनों बहुत ही कड़ी परीक्षा से वो गुजरी हैं। मैं जानती थी, बीच बीच में बात होती थी और अपने पति की मगर उन्होंने जिस तरह से सेवा की वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है कि कहाँ कहाँ नहीं भागी, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ी, किस किस डॉक्टर के पास नहीं ले गई। और उनके भीतर का साहित्यकार देखिए कि उस दुख से मुक्ति पाने का तरीका उस समय उनको केवल कलम और कागज ही लगता था। मेरी बीच में बात होती थी तो उन्होंने कहा कि जब ये सोते रहते हैं, जब ये अंदर रहते हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर अंदर जाने नहीं देता, तो मैं बाहर बैठकर ये उपन्यास जो है उसको थोड़ा लिखती हूँ और उसको करेक्शन इसमें लगाती हूँ ताकि मेरा ध्यान बना रहे। अकेले बैठा आदमी घबराता है। तो साहित्य एक ऐसी गंगा है जहाँ पर जाकर हम अपने दुखों को धोने और हल्के करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि यह गंगा भी तो दुखों से लबरेज है, दुखों से लबालब भरा हुआ है साहित्य और दुखों से लबालब भरी हुई है गंगा। अपने पिता को छोड़कर विष्णु जी के चरणों से निकली है। मैंने इसके पहले वाले कार्यक्रम में शायद आप कुछ लोग उपस्थित रहे होंगे, मैंने कहानी सुनाई थी कि अपने पिता के चरणों से जैसे ही वो निकली और उनसे बची, उसके बाद उसके जीवन के वो संघर्ष शुरू हुए। तो आप देखते हैं कि वो विष्णु प्रति गंगा बनी, अलकनंदा बनी और तमाम नामों को भगीरथी बनी और तमाम अलग अलग जगहों से गुजरती नामों को लेकर गुजरती पाताल चली गई, दोबारा अपने पिता से नहीं मिल पाई। तो ये जो चीजें हैं, गंगा समाज में सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए, जैसे नाट्यशास्त्र लिखा गया था कि उन नाटकों को देखकर और मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत हो, उसी के साथ गंगा भी इसलिए आई कि मनुष्य कर्मठ बने, गंगा के किनारे सभ्यता विकसित हो, वो कृषि करे, रोजगार करे, व्यापार करे और गंगा की तरह विनम्र होकर सभी के लिए उपलब्ध होने वाला, जिस तरह वो विनम्र है कि जहाँ जहाँ से जाती है उस जगह को उपजाऊ बना देती है, उसी तरह से मनुष्य भी अपने आप को उतना ही विनम्र बनाकर सबके सामने ढलते हुए, झुकते हुए, सबको साथ लेते हुए आगे बढ़े, किसी में कोई भेदभाव को ना करे। यही सारी चीजें हम साहित्यकारों को तो उसी जमाने में वैदिक काल में ही सौंप दी गई थी। और आप, मुझे अच्छा लगता है कहने के स्त्री पुनर्स का उपन्यास है डेफिनेटली कि एक स्त्री अपने जीवन में कितना भोगती है, जब वो किसी के घर में बहू बनकर आती है, फिर वो पत्नी बनती है, तो बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, अपने बच्चों से, पति से। और आप समझ लीजिए कि कुछ दुख तो ऐसे होते हैं जो उसके पति और बेटों से प्राप्त हो या उसके अपनों से प्राप्त हो, जिसको वो बोल भी नहीं सकती। शिकायत किससे करेगी? जिससे दुख प्राप्त हुआ वो सब अपने हैं। अगर वो दूसरों से बात करेगी तो लज्जा की बात है, अपने घर की बात दूसरों से करे, लेकिन शब्द भी बाण की तरह लगते हैं। और पुरुष को या अन्य परिवार के लोग हो, जब बोलते हैं तो शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता है। जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं मन पर वो तीर की तरह लगते हैं, लेकिन वो फिर भी उन सारी चीजों को बर्दाश्त करते हुए सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो अब ज्यादा में बोलते हुए मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगी आपको कि स्त्री विमर्श साहित्य के जरिए चल रहा है। वैदिक काल में जो स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और वहाँ विमर्श उपस्थित हुआ और विमर्श के बाद नाट्यशास्त्र लिखा गया जिसको पढ़ने की और जिन नाटकों में काम भी करने की अनुमति देवताओं ने भी स्त्रियों को दी। तो वैदिक काल में जो अनुमति मिली थी
वो आज तक चली आ रही है। और वेद जो पढ़ने की अनुमति उनको नहीं मिली थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि वो स्त्रियां वेदों को पढ़ रही हैं, उनकी व्याख्या कर रही हैं, उन पर PhD कर रही हैं, उसके ज्ञान को विज्ञान में प्रयोग कर रही हैं। यानी वेद अब स्त्रियों के हाथ में है, उसकी आत्मा में है, उसके दिमाग में है। उसने उसको अपना रोजगार बनाया है, अपना जीने का संबल बनाया है। यानी स्त्रियों को अब ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो बुरा नहीं है। तो स्त्री विमर्श की वो धारा अभी तक चली आ रही है, ये चलती भी रहेगी। लेकिन हम सबको ये सोचना है कि हम एक दूसरे को क्या दें, ऐसा हम क्या दें कि हम एक दूसरे के दुखों को सहला सकें, एक दूसरे के घावों को भर सकें। क्योंकि ये तो जीवन है, हम किसी को दुखों से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने मीठे शब्दों से, अपने सहानुभूति के शब्दों से सहारा दे सकते हैं, अपनी भाषा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा। और इस तरह हम एक दूसरे का साथ देते हुए पर काया प्रवेश के द्वारा पर दुख कातर बनते हुए, आपको ये शब्दों के अर्थ पता ही होंगे। पर काया प्रवेश यानी दूसरे के मन में प्रवेश कर जाना, और पर दुख कातर यानी प्रवेश करके दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह उसी शिद्दत से समझना। ये कला हम सभी, केवल लेखकों को ही नहीं, लेखक को ये कला जानना ही चाहिए। लेखक अगर परकाया प्रवेश नहीं करेगा और पर दुख कातर नहीं होगा तो वो दूसरे की कहानी और दूसरे के दुखों को शब्द कैसे देगा। लेकिन जो श्रोता हैं, उन श्रोताओं के अंदर भी सुनते सुनते वो सहृदयता, वो पर दुख कातरता के भाव जागृत होना चाहिए कि आप भी दूसरे के दुखों को उसी शिद्दत से अनुभव कर सकें। तो हमारे समाज में इस समय जो विसंगतियां, जो विरूपताएं, जो विडंबनाएं दिखाई दे रही हैं, उससे हमारा समाज मुक्त हो सकेगा। हम अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे सकेंगे, एक अच्छा मनुष्य बनाना। उनको बहुत सफल होने से ज्यादा सार्थक होना जरूरी है। अपने बच्चों को सफलता और सार्थकता में अंतर समझाना जरूरी है, और उन्हें बहुत सफल व्यवसायी बनाने से ज्यादा उनको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाना जरूरी है, ताकि समाज में ये निंदनीय घटनाएं और जो बहुत सभ्य लोगों के घरों में भी जो दृश्य और अदृश्य की करुणा की और दुखों की धारा बहती रहती है, उसको देखने समझने की जरूरत है कि हम सबको समझें और सबको सुखद जीवन देने का प्रयास करें, सबको कुछ ना कुछ मात्रा में सुख देने का प्रयास करें। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैंने शायद आज फिर ज्यादा बोल दिया है, तो मुझे आप सब क्षमा करेंगे। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, लेकिन धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करूंगी। तो आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, इसके लिए धन्यवाद। आप समय ज्यादा नहीं लेती हैं, बल्कि डूब कर आप समीक्षा करती हैं। जब डूब कर समीक्षा करती हैं तो समय गौण हो जाता है उस समय, इसलिए समय लग जाता है। आपका बोलना वैसा ही है जैसा श्यामली उपन्यास का एक धारावाहिक जितना आपने प्रस्तुत किया। और समीक्षक तब सफल होती है जब वह सामने पाठकों के मन में उसको पढ़ने का भाव जागृत कर दे। तो आप उस भाव के लिए बिल्कुल जागृत आपने कर दिया। हर श्रोता ये सोच रहा है कि हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, और उस पुस्तक को पढ़ के जो समीक्षा की गई है उसके संबंध में भी हम जाने। खैर, अगला जो उद्बोधन है वो सम्मानीय श्रीमती निधि जैन, एक बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी माँ, और जब प्रबंध संपादक के रूप में आचरण में आई तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रबंध संचालन किया, राजनीति के रूप में आई तो बहुत अच्छा चुनाव हुआ, सारी सब कुछ चीजें उन्होंने की, और अब यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे। सम्मानीय निधि। सभी को मेरा नमस्कार। आज जब मंच पर मैं बैठी तो मैं देख रही थी कि मैं अपने दोनों तरफ इतनी विदुषी साहित्य रत्न महिलाओं से घिरी हुई हूँ, और सामने देख रही हूँ कि सारे साहित्यकार जो हमारे शहर की इतनी अच्छी विभूति हैं, गजाधर सागर अंकल हैं, अनिल मामा जी हैं, चंचला जी हैं, वर्मन उषा वर्मन जी हैं, सुमन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, पीछे भी अनीता पाली जी और नम्रता जी और ज्योति जुड़ेले, मतलब मैं देख रही शोभा सराफ जी और विभा दुबे जी, श्याम
सिरोठिया जी, और पीछे भी नलिन जी, आशीष जी, और सबसे अच्छी बात जो प्रथम उपन्यास श्यामली सुनीला सराफ जी का जो आज विमोचन हो रहा है, उसको श्यामली को श्यामलम मिल गए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगे कि उनके संरक्षण में, सानिध्य में आज जो कला साहित्य संस्कृति और भाषा के लिए भी जो इस उद्देश्य से साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए जो सब काम कर रहे हैं, हमारे सभी प्रबुद्ध जन सामने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज लक्ष्मी जी जो इसकी समीक्षा कर रही थी, पूरा उपन्यास इतनी अच्छे से और पूरा विस्तृत रूप से उन्होंने इसकी समीक्षा की। मुझे भी ये उपन्यास 4-5 दिन पहले मिला, सुनीला जी से मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने भी 4 दिन में मुझे 4 दिन लगे 116 पेज पढ़ने के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है, इतना छोटा सा उपन्यास था, लेकिन मेरी गति बहुत कम है। तो मैं बता रही थी कि लक्ष्मी जी ने जो इतनी विदुषी महिला है, इतने सुंदर तरीके से उनकी अच्छाइयों को, बुराइयों को जो यहाँ बताया है, आप सबको मन करेगा कि ये उपन्यास हम जरूर पढ़ें। विशेष अतिथि के रूप में हमारी निरंजना जैन मामी जी, जो कि बहुत ही अच्छी कथाकार, कहानीकार, कवयित्री, मतलब क्या है ये, तो मैं बचपन से देख रही हूँ। बहुत अच्छे अनिल मामा जी के साथ वो निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। सुनीला जी का व्यक्तित्व तो बहुत शालीन है, और मुझे अभी मालूम पड़ा कि इस तरह की दुखद घटना उनके साथ हुई है। मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ भाई साहब के लिए। और अब जो परसों मैं साहित्य परिक्रमा में थी, इसके लिए मैं अपने आप को गौरव का अनुभव करती हूँ कि अगर मैं नहीं आती तो बहुत कुछ छूट जाता। शरद जी के जो पूरा 59 उपन्यास उन्होंने लिखे हुए हैं, 4 भाषाओं को वो जानती हैं, और कितनी अच्छी विदुषी हैं वो। हम बहुत सालों से, मतलब 5-6 वर्षों से लगातार वो हमारे यहाँ समीक्षा कर रही हैं, और एक के बाद एक पुस्तक दनादन आती है समीक्षा के लिए। और मैंने फिर उनका एक दिन फिक्स ही कर दिया है कि एक हफ्ते में एक दिन आपके लिए शरद जी, और उसके पहले वर्षा जी, वो भी हम मेरी बहुत अभिन्न मित्र थी। और उनका जाना सच में बहुत ही दुखद था, क्योंकि हमारी हमेशा बात होती थी वर्षा जी से भी और शरद जी से। जब वो गई उसके एक दिन पहले शाम को मेरी फोन पे उनसे बात हुई, और जब वो बोली थी मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, और मेरा खाना सुबह से रखा हुआ है, खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, तो वो समय इतना दर्दनाक था कोरोना काल का कि अभी भी सिहर जाते हैं। वो समय बहुत दुखद था सभी के लिए। कोरोना काल की बात आते से मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना काल से ही आपका जो उपन्यास है उसकी शुरुआत हुई, और सारा उपन्यास फ्लैशबैक उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीजें तो मैं लिख के भी लाई थी कि कहीं मैं भूल ना जाऊं बताना सभी को, कि ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे आपके घर की कहानी हो। कई चीजें तो ऐसी हैं उसमें, मतलब मुझे रोना आ गया, सच में कह रही हूँ कि जब उनके बड़े बेटे, तो कितनी संवेदनाएं हैं। जो साहित्यकार के गुण, सबसे मौलिक गुण ही होता है संवेदना। अगर संवेदना नहीं है तो साहित्यकार होने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने इस तरीके से उस चीज को लिखा, जैसे श्यामली का नाम सुन के मुझे लगा इसमें कुछ ना कुछ सांवले रंग का तो जरूर प्रभाव होगा, क्योंकि एक काली गाय मैंने भी रखी है, तो मेरी गाय का नाम मैंने श्यामली रखा। 4 साल हो गए इस बात को, तो मुझे लगा जैसे मेरे मन में आया कि इसका काला रंग है, इसका नाम श्यामली रख दें, तो उसी तरह शायद सुनीला जी के मन में भी कुछ श्यामली क्यों आया। जब पढ़ी मैंने किताब तो उसमें चंदन की बहू है ना, पत्नी श्यामली का नाम आया। और जब वो शुरू में, हमारे यहाँ तो पहले ऐसा होता था ना, कई मतलब ये पीढ़ी जो हम देख रहे हैं उसमें भी कई लोगों का ऐसा हुआ था कि पति पत्नी ने अपने एक दूसरे को देखा ही नहीं होगा, और जब शादी के बाद देखते हैं तब मन में कई तरह के विचार आते हैं। उसी तरह का विचार उन्होंने उकेरा है इस उपन्यास में, कि वितृष्णा का मन लेके जो चंदन रह गया, नंदन रह गया, तो वो
कई दिनों तक श्यामली से बात ही नहीं करता था। कई बार ऐसा वाक्य हुए, उसने बात नहीं की। उसके बाद जब वो मायके गई, मायके से वापस आई, तब कुछ उसने अपने संस्कारों से, अपने परिवार के दायित्वों को समझ के जिस सूझबूझ से श्यामली ने काम लिया, तो पति का प्यार भी उसे मिला। तब दोनों एक दूसरे के हमराही बने। मतलब ये उन्होंने स्त्री विमर्श की जो आप बता रही हैं, कई चीजें इतनी सुंदर दी हैं कि देख के ऐसा लगता है मैं 4 दिन में पूरा कर पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं काम आ जाता था, फिर रुक जाती थी, मैं लगा के जाती थी बेशक पढ़ना, लेकिन उत्सुकता बराबर बनी रहती थी कि नहीं अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा। अब उसकी चंद्रिका की बेटी, जो उसकी बेटी है, उसकी शादी हुई, मेहमान आए घर में और बारात आई और भी पकवान बन रहे हैं। मतलब इतनी चीजें, मतलब ऐसा लगता हमारे ही घर में ये हो रहा है। और जब एक शोक की बात आई, मतलब हर्ष और शोक दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें बताया है। जब एक शोक हुआ तो मुझे सच में, जब मेरे जेठ जी की डेथ हुई हैदराबाद के हॉस्पिटल में कोरोना टाइम में, और जब उनका एयर एम्बुलेंस से भोपाल लाया गया शव, और फिर सागर आए, वो जो एक दिन था, जो पीड़ा थी हम लोगों पूरे परिवार में, शोक का माहौल था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ही परिवार से उन्होंने ये कहानी उठाई है। कहीं ना कहीं बस पात्र अलग हो गए हैं। बहुत सी चीजें हैं इसमें कि जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, आज तो विमोचन हुआ, चूंकि हम लोग 4-5 लोग ही हैं जिन्होंने पढ़ा है इसे, गहराई तक उतारा है इसे। जब आप लोग पढ़ेंगे तब स्वयं लगेगा कि ये हमारे ही परिवार की, हमारी ही कहानी है। और ये सच में, जैसे इनके पति बोलते थे कि अरे तुम लिखो तो, आसपास की बातों, जो हमारे ज्वेलरी का शॉप होगा, जहाँ भी है आस पड़ोस है, उससे तुम उठाओ और लिखो। तो सच में उन्होंने वही किया, और हमारे यहाँ भी यही वातावरण है और यही कहानी हम इसमें देख रहे हैं। कई बातें ऐसी लगती हैं, जैसे बुआ फूफा का, फूफा जी से तकरार हो जाती है बुआ की, वो गुस्से में मायके आ जाती हैं, अक्सर होता है, और महीनों रह रही हैं और खूब अच्छे से बच्चों के साथ व्यंजन बना रही हैं, अपनी भाभी के साथ मस्ती हो रही है। जब लोग बोलते हैं कि भाई बुआ घर जाइए, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, उनको आने दो लेने, अब परेशान होने तो देखते हैं, तो इतना अच्छा लगता है वो सब पढ़ के। और जब फूफा जी परेशान हो जाते हैं तो आते हैं बुआ को लेने, और वो भी फिर वहाँ अपना बताते हैं, मस्ती होती है। मतलब बहुत ही अच्छी थोड़ी चीजें, मुझे ऐसा लगा मैं समीक्षा कर रही हूँ इस पुस्तक की, ऐसा नहीं है। एक धर्मा का पात्र है, वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। धर्मा जो इनके परिवार की एक सहकर्मी समझ लीजिए, परिवार की एक जैसे हो जाते ना, 40-50 साल से उनकी सेवा कर रही है। उसी तरह मेरी दादी के घर भी एक मथुरा नाम की महिला थी, 50 वर्ष उसने हमारे यहाँ काम किया। और हम लोग तो चारों भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, किसी भी बात को उसको तुलना देते थे, तो वो कहती थी देखो हम तो मैं पापा को ब्याह करके लाए हैं तो मैं मम्मी की शादी में गए थे नागपुर, हमसे कछुने गई लोग, और उसकी जो बात होती थी तो हम लोग शांत हो जाते थे, फिर हम लोग कोई शिकायत भी नहीं कर पाते थे। और इतना अच्छे से पूरा हमारा परिवार हम लोगों को घुमाने ले जाती थी। मतलब जो बात उन्होंने इसमें रखी है, धर्मा का जो किरदार जो लिया है, वो हमारी मथुरा भी वैसे ही थी। तभी मुझे अक्सर यही घर में याद आता है कि ये शायद हमारी कहानी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि सुनीला जी ने एक जगह लिखा, जीवन कभी रुकता नहीं, चाहे कोई रहे या ना रहे। ये एक लाइन बड़ी हृदय वर्णी है, सच बात है। सुख हो या दुख हो, अगर आपके घर ब्याह है, 2 लोग भी आए हैं और 200 लोग भी आए हैं, तो शादी तो होना है। और अगर कहीं शोक का समाचार है, अगर 4 लोग भी हैं या 400 लोग भी आए हैं, तो शोक तो जो जिसके अंदर शोक है उसी को निभाना है, उसी को अंदर वज्रघात होता है, उसी को समझना है। और फिर समय इतना बलवान होता है
कि धीरे धीरे सब यादें मिट जाती हैं और फिर हम फिर उसी तरह जीवन यापन करने लगते हैं। तो उनकी ये पंक्ति मुझे लगी कि हाँ, ये भी बहुत ही सार्थक है। आज मैं चाहूँगी कि सुनीला जी ने जो उपन्यास अपनी मेहनत से, प्रतिभा से और अपनी लेखन क्षमता का जो यहाँ पर स्पष्ट किया है, समाज की जो अच्छाइयों को, बुराइयों को उन्होंने देखा है, उसको वो और भी आगे ले जाए और अपनी प्रतिभा से, लगन से और भी उपन्यास लिखे। मुझे परसों मालूम पड़ा कि 5-6 उपन्यास हो जाते हैं तो साहित्यिक परिक्रमा में उनको एंट्री हो जाती है। तो कोशिश करें साहित्यिक परिक्रमा में आने की। और श्यामलन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर, मैं एक छोटी सी कम बुद्धि की महिला हूँ और मुझे इतनी जो साहित्य रत्नों के बीच में बिठाया, उसकी बहुत आभारी हूँ। अक्सर मैं अपना एक श्लोक जरूर बोलती हूँ, अगर मैं इस तरह के बुद्धिजीवों के साथ हूँ तो अल्पं श्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा तदभक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चार्व चारु कलिका निकरे कहे। जिस तरह आम के मोर आते हैं और उसकी सुगंध इतनी मादक होती है कि कोयल आके उसमें बैठ जाती है और अपनी उसे नहीं मालूम कि कौन सा राग गा रही है, वो कौन सा ताल कहाँ बज रहा है, ऑडियंस है या नहीं है, या नेपथ्य में कोई संगीत है या नहीं, ना कोई जानकार नहीं होती, लेकिन अपना बोलती जाती। इसी तरह मैं भी अल्पज्ञानी कुछ भी बोला हो मैंने तो मैं क्षमा मांगती हूँ आप सभी से। आप सभी ने, श्यामलन संस्थान और सुनीला जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरस्वती जी के अंश हैं आप में, तो कम बुद्धि तो आप में नहीं होगी, पुरुषों में नहीं हो सकता है कि वो आपकी कम बुद्धि हो, लेकिन आप निश्चित रूप से सरस्वती के अंश आपके अंदर हैं। और आपने जो मैडम ने भी कहा था, श्रीमती लक्ष्मी पांडे जी ने, कि व्यक्ति को शिक्षित और समाज को विकसित होना चाहिए, तब वह समाज, एक समृद्ध समाज की ओर बढ़ता है। आपने भी कई दृष्टांत दिए। श्यामलन पहले 3 व्यक्तियों से समीक्षा करवाता था। मुझे याद है कि पाठक में छुआ करता था, 3 लोग इसकी समीक्षा करते हैं, तो आज तो 2 ही लोगों ने की है, अभी एक की गुंजाइश और बाकी है। बहुत अच्छी आपने, मतलब इसका एक अपन अच्छा पहला पहलू देखो तो ये है कि आपको समीक्षा के लिए पुस्तक दी जा सकती है। और अब जैसा कि हमारे यहाँ अध्यक्ष ही उद्बोधन सबसे आखिरी में होता है, लेकिन अध्यक्ष की इच्छा से ही ये पूरा मंच संचालन होता है। वो अगर कह दें कि अब इनको बुला लो, अब इनका कर लो, ये कर लो, तो उनका ही ये मंच होता है। तो अब मैं उन्हें ही बुलाना जा रहा हूँ कि सुश्री शरद सिंह जी यहाँ पर आए और अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमर जैन जी। जहाँ से बात खत्म हुई, पहले तो मैं उस बात को पिकअप करती हूँ, और ये बात सच है कि कितना अच्छा यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया है विधि जी ने, और उसमें वास्तव में समीक्षा के तत्व हैं और बहुत बारीकी से उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन अगर जैसे अमर जैन जी ने कहा कि समीक्षा के लिए उनको किताब दी जा सकती है, तो मेरे लिए खतरे की घंटी बज गई। वो समीक्षा करने की नाचत बनी। खैर, ये मजाक की बात थी। उनका स्वागत है। मंचा सिंह आज की मुख्य अतिथि विधि जैन जी, जो आचरण के प्रबंध संपादक तो है ही, उसके अतिरिक्त एक बहुत ही अच्छी सूझी हुई महिला है, बहुत प्रखर बुद्धि की महिला है, और इसीलिए वो अपने को अल्पबुद्धि कह रही थी, क्योंकि ये उनके विनम्रता है। राजनीति हो, साहित्य हो,
या पत्रकारिता हो, सभी में उनका समान दखल है और उतनी ही वो मिलनसार है। सबसे बड़ी जो खूबी होती है, कोई कितना भी प्रतिभावान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें घमंड है तो फिर वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस मामले में हमारी जो दीदी जी हैं बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छी विनम्र स्वभाव की है। मंचा सिंह विदुषी बहन डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, अभी तक तो मैंने ये देखा था कि उनकी समीक्षा से लोग डरते थे, लेकिन अभी पिछले 2 कार्यक्रमों से मुझे ऐसा लगा कि वो लेखकों से भयाक्रांत हो रही है कि मैं स्पष्ट कहूँ या ना कहूँ। तो ये समीक्षक को डरते हुए मैंने देखा, महसूस किया और ये भी बड़ा दिलचस्प लगा मुझको। लेकिन वो उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत सटीक कहा है, बहुत अच्छा कहा है, बहुत ही विदुषी है, बहुत अच्छा संपादन कर रही है। और जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ की जो जीवनी है उस पर उनका भी उन्होंने संपादन किया, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। यहाँ मंच पर उपस्थित है निरंजना जी, बहुत अच्छी कथाकार है। उनका जो कहानी संग्रह था 30 महीना, सॉरी काफी ऐसा हो गया, मैं थोड़ा सा भूल रही थी, क्षमा करेंगी। बहुत ही अच्छी कहानियाँ उसमें मुझे लगी थी और निश्चित रूप से अच्छा लिखती हैं, बहुत बढ़िया कहानियाँ लिखती हैं। और जहाँ तक कहानियों का मामला है तो हमारे डॉक्टर अमर जैन जी भी बहुत अच्छे कथाकार हैं और वो जैसे अभी डायस के पीछे छुप के बैठे हैं वैसे ही छुपे हुए कथाकार हैं। जब उनकी कहानी प्रकाशित होकर सामने आती है तो पता चलता है अरे वाह गजब की कहानी लिखी है इन्होंने। तो ऐसे अच्छे कथाकार डॉक्टर अमर जैन जी यहाँ उपस्थित है और जिन पर आज सारा ये आयोजन केंद्रित है, या कहने चाहिए कि जिनके सौजन्य से अगर वो उपन्यास नहीं लिखती तो हम आप यहाँ इकट्ठे क्यों होते। तो ऐसी बहुत ही प्रिय बहन सुमीरा सराफ जी, और ये उनकी विनम्रता है कि वो मुझे क्रेडिट दे रही हैं। क्रेडिट वाली कोई बात नहीं है, ये उनकी क्षमता है। बस ये था कि उस क्षमता को मैंने उनको याद दिलाया। जैसे कई बार हनुमान चालीसा पढ़ने की नौबत आती है कि आप तो सब कुछ सक्षम है, कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूल रहे हैं। उसी तरीके से मैंने उनको याद दिलाया कि लिख सकती हूँ उपन्यास, और याद तो मैं लिखने को भी दिलाती रहती हूँ, वो एक अलग बात है। अब वो कब तक मानेंगी मेरी बात ये मुझे पता नहीं है। यहाँ मेरे सामने सभी विद्वजन उपस्थित हैं, मलैया जी, चौरसिया जी, डॉक्टर गजाधर सागर जी, पीछे डॉक्टर आर.के. तिवारी जी बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे कथाकार और उपन्यासकार हैं और बहुत साहसी व्यक्ति हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है साहित्य जगत में। और पूरन सिंह भाई साहब, इसके अलावा इधर मेरी जो दीदी बैठी हुई हैं, चंचला दवे जी, और जो है जुड़ेली जी वो है यहाँ उपस्थित। पीछे कुंवर जी बैठी हुई है, नंदिनी जी हैं, नम्रता जी है, विजय लक्ष्मी विभा जी, संध्या सरवटेरी, सभी लोग मतलब आत्मीय और विद्वजन यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर सिरोठिया जी बैठे हैं यहाँ। पिछली पंक्ति तक तो मैं एकदम नहीं देख पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। मैं सभी को नमन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और इस आयोजन में, इस इतने अच्छे आयोजन में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इतनी अच्छी चर्चाएं अभी आपने सुनी, बहुत ही सारगर्भित समीक्षा, क्या मैं कहूँगी समालोचना थी, बहुत अच्छी समालोचना की डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी ने। उनकी दृष्टि बहुत गहन है और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने प्रत्येक पक्ष को लिया, उपन्यास की कहानी को, उसकी भाषा को, पात्रों के चरित्र को, हर चीज को उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से व्याख्यायित किया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसके जो उनकी दृष्टि में जो कमियां लगी वो उन्होंने प्रस्तुत की। कोई भी कृति हर व्यक्ति के लिए पूर्ण नहीं हो सकती है, किसी को वो अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। ये
पाठक की मनोदशा या पाठक की चॉइस या पाठक की रुचि पर भी निर्भर करता है कि उसको कौन सी कृति कैसी लग रही है। अगर कोई क्राइम फिक्शन पढ़ने का आदी है तो उसको सामाजिक उपन्यास थोड़ा लिचलिया लगेगा, उसको उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई सामाजिक उपन्यास पढ़ने का आदी है तो उसको फिर क्राइम फिक्शन में मजा नहीं आएगा कि क्या मार काट हत्या है। तो ये थोड़ा सा होता है, थोड़ी रुचि भी उस पर निर्भर करती है। लेकिन जहाँ तक सामाजिक उपन्यासों का सवाल है तो मैं ये कहूँगी कि अगर सामाजिक उपन्यास लिखना है तो उसके लिए समाज को पढ़ना जरूरी है। जैसे अगर क्राइम फिक्शन कोई लिखता है तो वो अपराध की बारीकियों को पहले जानता है, समझता है, उसके बाद लिखता है। उसी तरह से अगर कोई सामाजिक उपन्यास लिख रहा है, सामाजिक कहानी लिख रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो समाज के तत्वों को, समाज में घटने वाली घटनाओं को, उसके चरित्रों को बारीकी से समझे, आत्मसात करे, अपने ढंग से उनको आकलन करने का प्रयास करे और फिर उसको अपने उपन्यास में पिरोए। और कहते ही हैं कि साहित्य तो समाज का दर्पण होगा, लेकिन ये दर्पण तभी हो सकता है जब कोई साहित्यकार सही ढंग से उसको प्रतिबिंबित करे। अगर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करेगा तो दर्पण बनने की भूमिका कहाँ हो पाएगी साहित्य की। वो तो एक शीशा, सामान्य शिक्षा या कांच बन के रह जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि सुनीला सराफ जी ने अपने पहले उपन्यास में ही समाज की बारीकियों को प्रस्तुत किया है और उन बारीकियों को बहुत ही बारीक ढंग से प्रस्तुत किया है। हर चीज को गहराई से महसूस करते हुए, हर घटना उनके अपने जीवन की नहीं होती। जो लेखक होता है, जो कहानीकार होता है, जो उपन्यासकार होता है, हर घटना उसके अपने जीवन की नहीं होती। वो आसपास के जीवन से ही वो कथानक उठाता है, घटनाएं उठाता है। लेकिन जैसे कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई थी, कायांतरण की बात हुई थी, पर काया प्रवेश की बात हुई थी, तो मैं भी ये हमेशा कहती हूँ कि जब तक कोई रचनाकार, कोई उपन्यासकार, कोई कहानीकार पात्र में नहीं कायांतरित हो जाता है, उस पात्र में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता है, तब तक उसके साथ न्याय नहीं कर पाता है। ये जरूरी है कि जब कोई पात्र गढ़ रहे हैं तो उसमें अपने आप को उतार देना जरूरी है और ये सोचना कि अगर ये चीजें हम पर बीतती तो क्या महसूस होता। तब ज्यादा गहराई से, यथार्थता से वो सारी बातें प्रस्तुत हो पाती हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। जहां तक स्त्री विमर्श की बात है तो मेरी एक पंक्ति है या पंक्तियां जो भी मान लीजिए उसको, छिपी रहती है हर औरत के भीतर एक और औरत, छिपी रहती है हर औरत के भीतर एक और औरत, लेकिन लोग देखते हैं अक्सर सिर्फ बाहर की औरत, लेकिन लोग देखते हैं सिर्फ अक्सर बाहर की औरत। तो ये जो स्थिति है यही स्त्री विमर्श के साथ है। थोड़ा सा एक भ्रम हो जाता है इस शब्द को लेकर, चूंकि उपन्यास में बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया चर्चा डॉक्टर पाटिल कर चुकी हैं, आदरणीय विधि जी कर चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा उपन्यास से हटकर स्त्री विमर्श और उपन्यास लेखन की बात करना यहाँ चाहूँगी। स्त्री विमर्श मतलब जो स्त्री का अर्थ तो स्त्री ही है, विमर्श का मतलब उससे जुड़ी हुई चर्चा, परिचर्चा। अक्सर क्या होता है कि पाश्चात्य नारीवाद से उसको जोड़कर देखा जाने लगता है। स्त्री विमर्श शब्द सुनते ही लोग चौंक जाते हैं कि अरे ये तो बड़ी बोल्ड वाली बात हो रही है और वही तो पाश्चात्य बात होगी। हकीकत ऐसी नहीं, सच्चाई ये नहीं। स्त्री विमर्श को इसी रूप में लिया जाना चाहिए कि स्त्री के जीवन पर चर्चा उसमें की जा रही है, जो भी स्त्री विमर्श से संबंधित रचना है। और इसी बात को रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस उपन्यास को स्त्री विमर्श के घेरे में रखा है कि ये स्त्री की चर्चा कर रहा है। इसका नाम ही श्यामली है, एक स्त्री पात्र का ही नाम है और उस स्त्री पात्र के नाम पर इस उपन्यास का नाम है।
तो नाम पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि किसी स्त्री के बारे में है। कोई भी पाठक जिसने पूरा ना पढ़ा हो, सिर्फ नाम पढ़ा हो किताब को उठा के, तो वो ये समझ जाएगा कि ये किसी स्त्री पात्र के बारे में है। वहीं से स्त्री विवाह शुरू हो जाता है, वहीं से लगने लगता है कि हाँ ये स्त्री के बारे में बात हो रही है। और ये वास्तव में एक सुखद संयोग है, जैसा कि निधि जी ने अभी कहा भी कि उपन्यास का नाम है श्यामली और सुनीला जी का पहला उपन्यास है और वो लोकार्पित हुआ है श्यामलम के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक शुभ शुरुआत कहना चाहिए, इसको सुखद संयोग कहना चाहिए। तो ये जो संयोग है, ये शुरुआत है, निश्चित रूप से सुनीला जी को लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगी और मैं उनमें बहुत संभावनाएं देखती हूँ। जब मतलब आमतौर पर मैं हर किसी को इतना ज़्यादा नहीं कहती हूँ, किसी गलतफहमी में नहीं डालती। जब मुझे किसी में कोई पोटेंशियल दिखाई देता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ वो ये कर सकता है, तब मैं उसको थोड़ा सा कहती हूँ कि करे तो अच्छा है, मुझे खुशी होगी, आंतरिक खुशी होगी। मैं उनके लिए नहीं कहती हूँ, मैं अपने लिए कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी में क्षमता है तो वो करे और आगे आए और आगे बढ़े, और तब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इस उपन्यास में जो एक और विमर्श वाली बात है और बहुत गहराई से सोचने वाली बात है, वो ये है कि एक सदियों से माइंड सेट चला आ रहा है हमारे समाज में, और ये जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं उनमें भी यही चीज रहती है, सुंदर गोरे रंग की सुवर्ण एक युवती चाहिए विवाह के लिए, फेयर एंड लवली का जैसे विज्ञापन यही लगता है। मतलब शादी का विज्ञापन नहीं है कि उनको बहुत बड़ी चाहिए, सावली वाली नहीं चाहिए। अरे क्या सावली लड़की प्रतिभाहीन होती, प्रतिभा क्या रंगत से होती है। अगर यही होता तो जो जितनी दक्षिण भारत की महिलाएं हैं, एक अरसे तक हमारे यहाँ जो अस्पताल में सेवा भाव से काम करती रही, जिनको हम एक बोलचाल की भाषा में केडी नर्स कह देते थे, वो चाहे तो दक्षिण भारत के किसी भी खंड से आए, किसी भी प्रदेश से आए, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में होता था कि केरला की नर्स थी। तो वो क्या अयोग्य थी? उन्होंने बताया कि सेवा भाव क्या होता है। एक मरीज जिसकी मतलब दूसरा शायद कोई हाथ भी न लगाना चाहे, उसका जो मतलब कहना चाहिए परिचर्या न करना चाहिए, उसको अनजान महिलाएं परिचर्या उनकी करती रही और आज भी कर रही है। उनकी नौकरी क्या लगती है? सावली की तो रहती है, द्रविड़ मूल की है। द्रविड़ मूल की जितनी महिलाएं हैं वे सावली ही हैं, लेकिन क्या उनकी खूबसूरती कम है या उनकी योग्यता कम है? विदेशों तक में जाकर वो अपनी क्षमता का सिक्का जमा रही है। तो ये जो भ्रम है अभी भी चल रहा है। अभी भी जब लड़की देखने जाते हैं लोग, ये मतलब दुख की बात है, समाज पढ़ लिख गया है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन पहली पसंद होती है कि अगर सुंदर गोरी लड़की है। अब ऐसी मानसिक स्थिति अगर समाज की रहेगी, उसमें श्यामल रंग की कोई श्यामली विवाह करके और ससुराल पहुंचेगी तो उसके साथ क्या स्थिति बनेगी, ये सोचने की बात है। और ये पक्ष बड़ी खूबसूरती से रखा है सुनीला जी ने, और इसीलिए ये उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बड़ा बारीक प्रश्न और एक बड़ा मुद्दा उठाया है उन्होंने इस तरीके का कि किस तरह से संघर्ष करती है सिर्फ अपने त्वचा के रंग के कारण, उसको मानसिक पीड़ा पहुंचती है, लेकिन वो फिर भी संघर्ष करती है क्योंकि उसको कोई विवाह हो गया है परिवार से। जैसा कि भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है कि महिलाएं हर स्थिति में समझौता करती हैं और परिवार को जोड़े रखने का प्रयास करती हैं। तो श्यामली भी इसी तरीके से अपने पति का जो पति की उपेक्षा है वो भी सहन करती है और फिर भी यही प्रयास करती है कि वो रास्ते पे आ जाए और सही कार्य करने लगे, हर कदम में उसका साथ देती है। ये जो उपन्यास है ये एक और मुद्दा उठाता है, वो मुद्दा है कि जो अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की योग्यता पर पेरेंट्स
विश्वास नहीं कर पाते हैं। वही जनरेशन गैप का मामला है। इस उपन्यास में भी यही स्थिति है। जो पिता है अपने पुत्र की योग्यता पर विश्वास नहीं कर रहा है, और उसके पहले एक स्थिति ये भी है कि उसकी चॉइस पे क्या चाहता है, अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता है, उस पर उसको राजी नहीं है, उसका राजीनामा नहीं है। और अक्सर ये होता है, जो माँ बाप है वो अपने संतान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा चित्रकार बनना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि अरे क्या चित्रकारी करोगे, इसमें क्या लाइफ है, कुछ भी इनकम नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसलिए वो काम करो जिसमें इनकम हो और कुछ बिजनेस करो या नौकरी करो। और आजकल तो वो पैकेज का चक्कर चल गया है, जब तक लाखों का पैकेज ना मिल जाए माँ बाप को शांति नहीं मिलती है। भले वो बच्चा वापिस रहा हो, कुछ भी हो, उसको ढंग से खाना ना मिल रहा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो स्थिति है, इसमें भी फैमिली का पति जो है वो घर से भागता है, हीरो बनने के चक्कर में मुंबई भी जाता है, वहाँ से लौट कर भी आता है, वो वहाँ हॉस्पिटल होता है, मन नहीं लगता, जो भी होता है, लौट के आता है वो, तब भी उसका पिता उस पर विश्वास नहीं करता है और उसको दुकान नहीं सौंपना चाहता है, उसको बिजनेस नहीं सौंपना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम नहीं कर सकेगा। तो ये जो स्थिति है पारिवारिक, इसको भी बड़ी खूबसूरती से सुनीला जी ने अपने उपन्यास में उकेरा है, सामने रखा है। ये उनकी खूबी है लेखन की, जो मुझे इस उपन्यास के जरिए आकर्षित की। जहाँ तक भाषाई बात है, जो लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छे ढंग से उठाई, होता क्या है कि जब हम जिस अंचल में रहते हैं तो उस अंचल में जो बोला जाता है कहीं ना कहीं उसका असर आ ही जाता है। और वो वास्तव में, जैसा उन्होंने भी कहा, कि ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविकता है। अगर वो यहाँ का पात्र है तो यहीं जैसा बोलेगा। आप सोचिए, जो पूर्वोत्तर के या उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े व्याख्याता भी होते हैं, हिंदी के व्याख्याता, उनका आप उच्चारण सुनिए तो बहुत सारे जो व्याख्याता हैं वो भाषा को भाषा बोलते हैं, लेकिन वो कोई उस पर आपत्ति नहीं करता है, क्योंकि ये उनके अंचल की एक पहचान जैसी बन गई है। अगर हम उस पर उसको स्वीकार कर रहे हैं तो बुंदेली टच को भी, बुंदेली का जो छाप है, छवि है, उसमें जो मिठास है या जो सुगंध है, उसको भी हमको साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वो एक पहचान बनाती है इस अंचल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यक्तिगत विचार है, और मैंने कहा भी कि किसी भी कृति को लेके प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं, प्रत्येक समीक्षकों के विचार अलग हो सकते हैं, और जो समीक्षक के विचार है जरूरी नहीं है कि उससे लेखक भी सहमत हो और पाठक भी सहमत हो, कई बार ये भी होता है। तो ये जो उपन्यास है बहुत अच्छा लिखा है सुनीला जी ने, उनमें ये क्षमता है कि जैसा कि कहा गया कि साहित्य परिक्रमा जो थी, उसके आगे की बहुत सारी परिक्रमाएं वो कर सकती हैं और बहुत सारा वो लिख सकती हैं। और ये तो मेरा अपना ही अनुभव है, और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि साहित्य सबसे बड़ा सहारा होता है, जो मानसिक अवसाद से छुटकारा दिला देता है, आंतरिक दुख को बाहर निकाल देता है। तो निश्चित रूप से सुनीला जी ने भी उसको अपना एक माध्यम बनाया है, आगे भी यही माध्यम उनका हौसला बनेगा, और वे इसी तरीके से लिखती रहेंगी, और हम सब तो उनके साथ है ही हमेशा। जो उनको मदद होगी या जो कुछ भी उनको सलाह मशवरा करना होगा या किसी बात पे गुस्सा भी निकालना होगा तो वो भी चलेगा, वो भी हम लोग स्वीकार करेंगे। एक परिवार है, जैसा कि मैंने परसों भी कहा था कि हमारी सागर की विशेषता है कि हम सब चाहे विचारधाराओं से अलग अलग हो, कोई चाहे धार्मिक विचारधारा वाला हो, चाहे कोई गणितशील विचारधारा वाला हो, लेकिन कोई हिंदी वाला हो, उर्दू वाला हो, सब एक छत के नीचे एक परिवार की तरह उपस्थित होते हैं हर कार्यक्रम में, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और यही हमारी विशेषता है सागर के साहित्यकारों की। और इस विशेषता का पूरा क्रेडिट जाता है सबसे पिछली पंक्ति में बैठने वाले उमाकांत मिश्र जी को, जिन्होंने श्यामलन संस्था को इस तरीके से
यहाँ स्थापित किया है, भले ही इसकी मूल स्थापना उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्यामाकांत जी ने की थी और बहुत ही एक पुण्य जो उद्देश्य था उसको लेके की थी कि दिवंगत साहित्यकारों या दिवंगत कलाकारों जिनको मतलब मृत्यु के बाद कोई ध्यान ही नहीं देता है, उनके लिए श्रद्धांजलि का आयोजन करेंगे। ये बहुत ही बड़ा और पवित्र उद्देश्य था और उस उद्देश्य को बहुत सुंदर ढंग से बड़े भाई उमाकांत मिश्र जी ने आगे बढ़ाया है और दिवंगत साहित्यकारों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते ही हैं। उसके अतिरिक्त जो ये हम आप सब साहित्यकार हैं, उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक अच्छा मंच देते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अखबार में साहित्य को सबसे ज्यादा कोई स्थान दे रहा है तो वो आचरण समाचार पढ़ते हैं, वरना और में तो 4 लाइन की समीक्षा में डाल दिया जाता है। उस 4 लाइन में आप क्या लिख देंगे किसी कृति के बारे में, लेकिन आचरण में आप जब जितनी बड़ी समीक्षा लिख लीजिए, बड़ी सहृदयता से प्रकाशित की जाती है। लिखने वाले को भी लगता है कि हम पूरी बात लिख सके, पढ़ने वाले को भी लगता है कि हमने पूरा उस किताब का परिचय पा लिया, और जिसकी किताब के बारे में छपता है वो खुश हो ही जाता है कि हमारी किताब के बारे में पूरी तरीके से बताया गया। तो ये सबसे बड़ी खूबी है। और मैं तो चूँकि हमेशा अपने ब्लॉग, ट्विटर और इंस्टाग्राम में सब में शेयर कर देती हूँ अपनी समीक्षाएँ, तो बहुत मतलब देश के कोने कोने से मेरे पास किताबें इसी बात के लिए भेजी जाती है कि उसमें इतनी बड़ी समीक्षा हमारी छप जाएगी, हमारी किताब की इतनी चर्चा हो जाएगी। ठीक यही भूमिका श्यामलन की। अगर श्यामलन को हमें श्यामलन का मंच मिलता है तो हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है, नवोदितों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जितने नवोदितों को श्यामलन ने बढ़ाया है उतना और शायद किसी संस्था ने नहीं बढ़ाया होगा सागर में। तो मैं आप सबसे अपनी बात समाप्त करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगी कि आचरण और श्यामलन दोनों संस्थाओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो कि डिजर्व करते हैं, दोनों ही डिजर्व करते हैं कि उनके लिए जोरदार तालियां होना जरूरी है। और बात वही आती है, मैं फिर वही जरा उपज के और खत्म करूंगी। तो जब स्त्री जीवन की बात होती है तो पृथ्वी गोल ही दिखाई देती है, घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, वही समस्याएं, वही उलझने। कहने के लिए भले की कितनी तरक्की कर ली हो हम आप सब ने, अभी घर जाएंगे तो पहले खुद अपने लिए चाय बनाएंगे, कोई बना के नहीं देगा। अब कहीं अगर कोई मतलब नौकरों को लगा बात है कि कुछ आदेश दे देंगे, वरना जनरली होता ही कि खुद चाय बनानी पड़ती है। हाँ, वो तो वैसे अभी आपका हो सकता है कि ट्रेड कर दिया गया हो कि घर पहुंचे हो चाय में, अगर ऐसा बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं प्रशंसा करती हूँ इस बात की। तो मैं अपनी 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। कहने को एक मिसाल है औरत की जिंदगी, कहने को एक मिसाल है औरत की जिंदगी, फिर भी बड़ी सवाल है औरत की जिंदगी। कहने को एक मिसाल है औरत की जिंदगी, फिर भी बड़ी सवाल है औरत की जिंदगी। चूल्हे की आग हो या सियासत की आग हो, चूल्हे की आग हो या सियासत की आग हो, जलने को एक हाल है औरत की जिंदगी, जलने को एक हाल है औरत की जिंदगी। और जब तक औरत की जिंदगी में इस तरह की समस्याएं रहेंगी मौजूद, तब तक शामली जैसे उपन्यास आते रहेंगे और आने भी चाहिए। मैं पुनः बधाई देती हूँ श्री जसराज जी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री सरस सिंह जी। आपने कहा कि हर एक औरत के भीतर एक और औरत रहती है, लेकिन लोग बाहरी औरत को देखते हैं। आपने पुस्तक की भी समीक्षा की, अध्यक्ष भोजन में जो कंटेंट होते हैं सभी को आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती सरिता स्वामी, जिन्होंने यहाँ पर मैं आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सम्मानित श्री रमाकांत मिश्र जी को।
कि वो आए और आभार देने का काम करें। और उसके बाद स्वर्ण महल की व्यवस्था पाली में की गई है, तो सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया वहाँ पर पहुँचे। रसगुल्ले भी हैं उसमें। सम्मानित मंच, तो सामने श्रोतागण बैठे हुए हैं, जिनकी जितनी भी दाद दी जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, बहुत कम होगी। लगातार साहित्य को सुनना, मनन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी भारी बात है। मेरे ख्याल से सागर में ही ये सब हो सकता है। चाहे आप भोपाल चले जाएं, चाहे इंदौर चले जाएं, वहाँ केवल दिखावा होता है। आते हैं लोग, फोटो खिंचवाई, माला पहनाई, बुके भेंट किया और 2 मिनट अपना प्रेजेंटेशन दिया और चले गए। लेकिन लगातार सुनना, ये अपने आप में सागर में ही दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत श्रोतागणों को मेरा सबसे पहले बहुत बहुत नमन, आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि, आचरण पेपर जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है बुंदेलखंड में, सागर नगर में नहीं, बुंदेलखंड में, दमोह, जौनपुर, छतरपुर, पन्ना, सभी जगह मिलेगा। ऐसे समाचार पत्र की प्रबंध संपादिका श्रीमती निधि जैन जी, जो कि हमारे, उनको तो शायद नहीं मालूम है, हमारे परम साथी श्री अनिल बलैया जी की आप बहन है और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। तो माननीय निधि जैन जी, आज की श्यामली की लेखिका, जिन्होंने अभी कई दौरों से गुजरी है, उसके बाद भी उनका दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास अटल रहा और उन्होंने एक उपन्यास लिख डाला। ऐसी श्रीमती सुनीला तराब जी, देश की, मैं भारत का नहीं कहूँगा, बुंदेलखंड का नहीं कहूँगा, देश की साहित्यकार सुश्री सरथम जी और श्रीमती निरंजना जैन जी, जो कि लगातार भारत के साहित्य सृजन मंच में लगातार उपलब्ध रहती है, उनके श्रीमान जी भी रहते हैं लोग। और अंत में मैं कहूँगा, हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर गौरव विश्वविद्यालय की शान और हिंदी में धारा प्रवाह रूप से बोलने वाली विभिन्न विषयों को रेखांकित करते हुए इतने अच्छे ढंग से व्यक्त करती है कि हमारा उठने का मन नहीं होता। ऐसी डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी पांडे जी, मैं आप प्रमाणी मंच का कुशल संचालक डॉक्टर अमर जैन, और नाम लूँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, वैसे भी 2.5 घंटे हो गए, तो 2.5 घंटे बैठना आप में बहुत बड़ी भारी बात है। तो मैं दीपक होटल के समस्त सहयोगी गणों का, आप सभी का, और विशेषकर जो हमारे नियमित श्रोता है, केवल श्रोता, श्री शिवराज जी सैनी, श्री धर्मन श्रीवास्तव जी, श्री रमेश दुबे जी, श्री अभिनंदन दीक्षित जी, जो श्रोता है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।